हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई पवन गोस्वामी। हमारा ये स्पेशल पेडागोजी का चल रहा है। ये वाली पेडागोजी हमारी L1 मेंस, L2 मेंस और सेकंड ग्रेड इंग्लिश में सेम ही होती है। हाँ, सेकंड ग्रेड में कुछ एक टॉपिक एक दो एक्स्ट्रा, बाकी सब सेम है। और मैं क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि किस लेवल का आता है किसका नहीं आता है, ये आपको नहीं सोचना है। और विशेष बात, आपको जो भी साथी ये देख रहे हैं, इससे पहले मैंने दो वीडियो और निकाले हैं। पहला वीडियो जिस पे कोई नंबर नहीं है, वो सिलेबस डिस्कस को लेके किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका। इससे पहला वीडियो मैंने अपना पहला और सबसे बेसिक टॉपिक जो होता है स्किल्स, वो करवाया। और आज हमारा ये सेकंड वीडियो है। आज हम आपके सामने क्या लेकर हाजिर हुए हैं? सेकंड टॉपिक जो क्या है, डिफिकल्टीज इन लर्निंग। बच्चों को, टीचर्स को क्या क्या परेशानियां आती हैं। रोल ऑफ होम लैंग्वेज, उसमें घरेलू भाषा का क्या योगदान है। और मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता। तो ये तीन बिंदु एक ही साथ दे रखे हैं आपके सिलेबस में, इसलिए एक साथ कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ना, एक साथ दिया हुआ इन तीनों का आमतौर पर एक या दो सवाल आता है। क्लियर है? ये एक साथ दिया हुआ है आपके सिलेबस में। आप देखते हैं डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश लिखा हुआ और ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये दोनों, मतलब एक ही टॉपिक है। दूसरा चीज आपको ये बता दूं मैं कि मैं आपको जिस लेवल पे करवा रहा हूँ वो एग्जाम लेवल का है। किसी भी जो है, किसी भी काम चलाओ बुक या काम चलाओ टेस्ट सीरीज के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूँ मैं। क्योंकि अगर काम चलाओ करवाना हो तो पेपर में धज्जियां नहीं उड़ती फिर आप लोगों की। इसलिए मैं वही कराऊंगा जैसा मैटर पेपर में आता, थोड़ा टफ, थोड़ा ठीक। और इसी वजह से क्लास के लास्ट में मैं 18 से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आप बी रीड प्री के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, सी टेट के क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ कोई बनावटी बातें, बनावटी प्रश्न नहीं लेकर आऊंगा जिससे आप आज झूठी खुश होकर चले जाएं अपने घर और फिर कल को लगे कि यार ये क्या पढ़ा दिया। इसलिए बिल्कुल, आप बिल्कुल जो है अपने लक्ष्य पर, मतलब अडिग हैं, डिटरमाइन होकर पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़े। नहीं तो कोई सरल सा पढ़ लो, फिर अगली वैकेंसी में मेरे पास पढ़ लेना, मैं पेपर के अनुरूप ही पढ़ा पाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने इससे पहले की क्लास में स्किल्स को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो मौका आया है, बड़ा तसल्ली से समझें कोई बात को, ठीक है ना। सवाल जैसे एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से पढ़ना है, तो थोड़ा बारीकी से आपको देखना पड़ेगा किसी चीज को। चलिए, अब देखिएगा बेटा, अपना जो ये बिंदु है, पहली क्लास में हम स्किल्स को लेकर बहुत बातें कर चुके हैं, कौशलों को लेकर। ठीक है, तो इसलिए अब अपने को स्किल्स को लेकर नहीं चलना है। बस हाँ, आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए बच्चों, टॉपिक का नाम आपको बता दिया। सबसे पहले हमारा मुद्दा है लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ आपको लैंग्वेज के बारे में बताने का काम क्या है। सबसे पहले तो लैंग्वेज का मेन उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्यों बताया जाए। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखें कि लैंग्वेज जो होती है ना बेटा, वो क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब समझते हैं आप कि मीन्स मतलब होता है माध्यम। मीन्स मतलब क्या होता है, माध्यम। तो भाषा क्या है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन का माध्यम है। भाई, आप बातचीत करते हो आपस में, तो आपस में बातचीत के लिए भाषा ही तो माध्यम है। चाहे वो लिख कर हो, चाहे मैसेज हो, चाहे बोलकर हो। तो ये एक चीज तो आप ध्यान रखो कि बच्चों को भाषा इसीलिए सिखाई जाती है क्योंकि भाषा जो है वो कम्युनिकेशन का माध्यम है। मीन्स कह दो चाहे मीडियम कह दें, एक ही बात है। दूसरा, हमारे यहाँ भाषा क्या है, मीडियम ऑफ, मीडियम भी वही माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। समझते हो बेटा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या तात्पर्य हुआ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है माध्यम निर्देशों का। ये निर्देश क्या होते हैं, देखिए बच्चों, आप अपने विद्यालय में जब टीचर के रूप में होंगे तो बच्चों को जो आप सिखाते हो,
जो बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? निर्देश, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन है वो। तो उसका माध्यम आप बच्चों, ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो ना, इसका मैं शॉर्ट में बताऊं तो इंस्ट्रक्शन से तात्पर्य ही क्या है? टीचिंग। टीचिंग बोले तो सिखाना, पढ़ाना। आई बात समझ में? तो भाषा इसलिए जरूरी है क्योंकि भाषा जो है वो संप्रेषण का माध्यम है, बातचीत का माध्यम है, अनुदेशों का माध्यम है। अनुदेश बोले तो टीचिंग। आप कभी भी याद रखें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाए तो समझ लेना ये किसकी बात हो रही है? अभी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाने को लेकर। आपको अगर कहीं शिक्षण विधियों में कह दें कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी में दें, तो उसका मतलब है कि पढ़ाई हिंदी में हो। तो ये थोड़ा छोटी मोटी बात जानकारी है, वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए बच्चों, तो ये मैं अभी भी आपको कह दूं, अगर आप झूठी तसल्ली के लिए सरल सरल कुछ पढ़ के जाना चाह रहे हैं, जिससे पेपर में कोई नाता नहीं हो, तो कहीं और दो दो पन्ने की या 2 मिनट में विधियां सीखे ऐसा कोई वीडियो देखें। और अगर आपको पेपर में थोड़ा बढ़िया करके आना है तो थोड़ा सब्र से देखें। लास्ट तक आप इस टॉपिक में भी धुआंधार परफॉर्मेंस करेंगे। इससे पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो ज़रूर देख लें, क्योंकि देखिए हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है। लैंग्वेज कह दो या माध्यम कह दें, ये हमारा हो चुका है। अब आगे चलें। आगे चलकर क्या देखा हमने कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति कह दो, कोई लर्नर कह दो, हमारे लिए चलो बच्चा यहाँ सर्वोपरि है। इंसान की बात तो यहाँ वैसे हम इंसान की कह रहे हैं, पर ऐसा मान लेते हैं कि कोई लर्नर, कोई व्यक्ति किसी भाषा को, किसी भाषा कह दो या लैंग्वेज कह दो तो एक ही बात है। किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को सामान्यतः, जनरली, सामान्यतः, जनरली दो प्रकार से, हम भी बेटा, हम भी लर्नर हैं, हम भी जीवन पर्यंत लर्नर ही रहेंगे, सीखते ही रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी लर्नर, कोई भी इंसान किसी लैंग्वेज को सामान्यतः दो प्रकार से सीखता है। दो प्रकार से सीखता है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि बच्चों, कोई भी मनुष्य इस संसार में है वो भाषा को दो तरीके से सीख सकता है। हमारे विद्यालय में बच्चा भी वही काम करता है। भाई, विद्यालय भी तो एक तरह की दुनिया है। तो हम भी दुनिया में आए, हमने भी भाषा दो तरीकों से सीखी है, अभी बात करेंगे हम। तो कोई भी लर्नर जो है, कोई भी बच्चा जो इस संसार में है, वो भाषा को दो तरीके से सीख सकता है। चलिए आगे। तो अब यहाँ से आपको ये नोट्स अगर साथ के साथ बनाना है तो साथ के साथ बना सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जो है लिखकर भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन बढ़िया से पढ़ते हैं, हमारा जो सेशन बढ़िया से शुरू कर लेते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का काम चलाऊ भी समझ में आ रहा है तो शानदार तरीके से लाइक, शेयर और कमेंट आप कर ले। यही आपकी फीस है, और अपने को चाहिए भी क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी भाषा आमतौर पर दो तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिएगा, दो तरीके कौन से होते हैं बेटा, समझते हो? मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, फिर ऊपर कर दूंगा। पहला तरीका है भाषा को एक्वायर करके। अंग्रेजी में एक क्रिया होती है एक्वायर करके सीखना। एक्वायर समझते हैं? अर्जित करना, ग्रहण करना, ग्रहण करना, अर्जित करना। और एक होता है आप जिसको कहते हैं कोशिश करके या लर्न करके, मतलब सीख कर। ठीक है, अच्छा, दोनों को मैं एक एक चीज, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। तो बच्चों, हम जिस भाषा को एक्वायर करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, माहौल से खींच लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, माहौल से अंदर ले लेते हैं स्वयं, तो उसको आप कहते हैं अर्जन। अंग्रेजी में बोले तो एक्विजिशन।
क्या होता है बेटा? एक्विजिशन होता है, वो अर्जन कहते हैं जिसको, आप अधिग्रहण वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मैं हिंदी में इसलिए भी नहीं लिख रहा, हिंदी में बोल रहा हूं, आप अगर कॉपी में नोट्स बनाएं तो हिंदी लिख लिया करें, लेकिन सबसे जरूरी है अंग्रेजी शब्द, क्योंकि बच्चों परीक्षा में अंग्रेजी में शब्द आएंगे, तो हिंदी में लिख भी लिया तो ज्यादा औचित्य नहीं बनेगा। तो एक तो तरीका है, दो तरीके हैं भाषा सीखने के, कोई भी संसार में मनुष्य हो इसी तरीके से सीखता है। एक तो वो माहौल से अंदर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्वायर करके, उसको कहते हैं अर्जन, एक्विजिशन। एक हम चलाकर सीखते हैं, कोशिश करके सीखते हैं, जैसे आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप माहौल से खींच नहीं रहे क्योंकि माहौल है ही नहीं अंग्रेजी का, खींचेगा कहाँ से? माहौल तो आप देख ही रहे हैं कितना बुरा है। खैर, तो एक्वायर करके सीखना, जिसको एक्विजिशन, एक लर्न करके सीखना, चला के, भाई डांस नहीं आ रहा तो डांस सीखा वैसा, तो उसको कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। दो तरीके से सीखते हैं बच्चे भाषा। अब तुम्हारा मुंह तरसा गया है, मैं हिंदी लिख देता हूं भाई, रो मत यार। तो आम तौर पर इसको कहते हैं अर्जन। मैं हिंदी में विद्वान नहीं हूं तो बनने की कोशिश भी नहीं करूंगा, हिंदी में कहीं गलती हो तो खुद को ही सुधारो, मुझे नहीं भाई, मैं इस बुढ़ापे में सुधार के करूंगा भी क्या। और लर्निंग को आप क्या कहते हैं? अधिगम, सीखना। दोनों चीजें हैं तो सीखने से ही जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही तरीके सीखने के, लेकिन सीखने के दो माध्यम कह सकते हो। अब सुने बच्चों, आपका जन्म हुआ कहीं, जन्म हुआ तो एक भाषा धीरे धीरे आपने माहौल से खींच ली, एक्वायर कर ली, लेकिन स्कूल जब गए तो एक भाषा आपको सिखा रहे हैं, आपको कोशिश करनी पड़ रही है, अधिगम करना पड़ रहा है। आई बात समझ में? अब देखो बेटा बढ़िया से, तो आप समझ गए होंगे, जैसे बच्चों मातृभाषा, मातृभाषा जो हम जन्म से बोल रहे हैं वो हमने सीखी नहीं है कहीं, कि पैदा होते ही कहीं स्कूल में गया सीखने, नहीं, वो हमने माहौल से सीखी, एनवायरनमेंट से, प्राकृतिक रूप से, ऑटोमेटिक। जबकि स्कूल में जाके आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, वो क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं उसको। आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर, चीजों को रट के नहीं, समझ के करें। मैंने कहा भाषा दो तरीके से सीख सकते हैं, एक माहौल से अपने आप सीख लिया, वो एक्विजिशन, एक जिसमें प्रयास शामिल है, कोशिश करना पड़ रहा है, उसे आप क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। चलिए, इनके सवाल बहुत बहुत सारे आते हैं, तो इनके सुंदर नोट्स बनने चाहिए। मेरी राइटिंग तो सुंदर नहीं है, पर आपकी मोतियों जैसी राइटिंग को यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपको ऐसा कह दूं मैं। चलिए, अब सबसे पहली बात तो आप याद रखो भैया, क्या याद रखना है? कि एक्वायर करना किसी भाषा को और लर्न करना किसी भाषा को, सबसे पहली और जरूरी चीज, बच्चों आप ये बताएं कि कौन सी भाषा एक्वायर की जाती है और कौन सी चलाकर सीखी जाती है। तो याद रखो, हम आमतौर पर एजुकेशन में या अभी पढ़ने के समय में दो भाषाओं का ही करते हैं, तीसरी भाषा अपने में से कम प्रचलित है, दो भाषाएं होती हैं। देखो, दो तरह की कह दो। एक भाषा जो हमने पहले घर पे सीख ली उसे आप क्या कहते हैं? L1। याद रहे, आप कहीं भी ये गलती से सोच ना बैठे कि L1 मतलब BSTC और L2 मतलब BAD, ना भैया। याद रखना, शिक्षण विधियों में L1 मतलब भाषा एक और L2 मतलब लैंग्वेज दो। देखिए, आपने बचपन से जो भाषा अपने आप सीख ली वो है L1, प्रथम भाषा। जैसे मेरा जन्म अगर किसी मारवाड़ी क्षेत्र में हुआ तो मारवाड़ी ही सीखूंगा मैं, तो वो मारवाड़ी मेरी क्या है? L1। अगर आपका दिल्ली जैसी किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में होता है तो हिंदी आपकी क्या हो जाएगी? L1। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और L2 वो जिसे हम चलाकर सीखना चाहते हैं, सीखते हैं। तो L2 का मतलब समझ गए होंगे, भाषा दो, और L1 का मतलब भाषा एक। L1 को अपन क्या करते हैं? एक्विजिशन होता है, और L2 का क्या होता है? लर्निंग। अरे भाई, मैं एक सिंपल सी बात कह दूं, अगर मेरा जन्म बंगाल में हुआ है तो बंगाली मेरे लिए क्या है? L1, क्योंकि वो माहौल से मैंने खींच ली।
लेकिन अगर मैं स्कूल में जाके हिंदी सीखूंगा तो हिंदी मेरे लिए क्या हो जाएगी, L2। और मान लो अगर किसी एरिया में हिंदी बोली जाती तो हिंदी उसके लिए L1। वो तो हर व्यक्ति के, हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है। तो एक तो ये बात याद रखो कि L1 हम एक्विजिशन करते हैं, L2 का लर्निंग होता है। आगे बात करो, इसके अलावा और क्या कहते हैं, आप इसको परिष्कृत रूप में और क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को अपन क्या करते हैं, एक्विजिशन, एक्वायर करते हैं, जबकि सेकंड लैंग्वेज को बेटा चलाकर प्रयास करके सीखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अरे भाई, जैसे आप स्कूल में हिंदी पढ़े ही तो थे, नियम वगैरह। आपने अपनी मातृभाषा जो माँ की भाषा सीखी है उसके लिए कोई नियम थोड़ी पढ़े, 1.5 2 साल 3 साल में खुद ही सीख गए। ये खुद सीखना, जबकि स्कूल में हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, नियम रट रहे हैं, वो आपके लिए ऐसा है। तो फर्स्ट लैंग्वेज को क्या करते हैं, एक्वायर। सेकंड लैंग्वेज अपने को सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड लैंग्वेज हमेशा ही सीखनी पड़ती है। वो तो अगर मान लो अब आप अमेरिका चले गए तो अमेरिका में भी अंग्रेजी ही बोलते हैं सब, तो वहां आप अंग्रेजी को क्या कर लोगे, एक्वायर, क्योंकि माहौल है। लेकिन अपने परिवेश की बात करें तो अपने लिए L1 L1 ही रहेगा, L2 L2 ही। खैर, सेकेंड लैंग्वेज भी कह देते हैं। इसी को प्यारे बच्चों घर की भाषा भी तो कह देते हैं, होम लैंग्वेज। क्या कह देते हैं, होम लैंग्वेज, क्योंकि घर पे सब यही बोलते हैं। तो ये चीज हो गई। इसको अपन ने कह दिया L2 सेकेंड लैंग्वेज, या हम कह दें इसको फॉरेन लैंग्वेज। भाई हमारे लिए तो दूसरे देश की भाषा ही हुई, फॉरेन लैंग्वेज कह दिया। अच्छा, और क्या बोलते हैं भाई, इसको L1 कह दिया, प्रथम भाषा को फर्स्ट लैंग्वेज कह दिया, होम लैंग्वेज कह दिया। और क्या कह सकते हैं बताओ, अपन जो माँ से सीखे तो इसको और क्या कहते हैं, मदर टंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मदर टंग। मदर क्यों, क्योंकि बेटा बच्चा माँ के पास सबसे ज्यादा रहता है। माँ की जैसी बोली होगी वैसे ही बच्चे की बोली होगी। तो इसलिए हम मातृभाषा माहौल से ग्रहण करते हैं माँ के पास लेटे लेटे, तो वो एक्विजिशन है, मदर टंग भी कहते हैं इसको। और नेटिव यानी जहाँ के हम मूल निवासी हैं उसको, मूल को नेटिव कहते हैं। तो नेटिव लैंग्वेज भी अपनी वही होती है। आपको ये चीजें बहुत काम आएगी पूरी शिक्षण विधियों में। कभी भी शिक्षण विधियों में L1 लिखा जाए मतलब भाषा एक, और L2 लिखा जाए मतलब भाषा दो। ठीक है ना, कोई फॉर्म नहीं भरा रहा है कि लेवल 1 है या लेवल 2। आप पिछले पेपर में भी देख ले, बच्चों ने सोचा L1 ये, यहाँ ये क्या लिखा रहे भाई, L1 मतलब प्रथम भाषा, L2 मतलब द्वितीय भाषा। चलिए, तो L2 कह दो, सेकेंड लैंग्वेज कह दो, फॉरेन लैंग्वेज कह दो, और क्या कह दो, न्यू लैंग्वेज। भाई हम बच्चों के लिए जो नई भाषा है, आज बात कह रहे हो, किसी का जन्म अगर मान लीजिए जयपुर में हुआ, तो जयपुर में घर पे तो उसने वहाँ की लोकल भाषा सीखी, लेकिन स्कूल में तो उसको हिंदी सीखनी पड़ रही है या अंग्रेजी, तो वो उसके लिए नई भाषा। ये सारे संबोधन एक के लिए होते हैं। या आप कह दो बच्चों के लिए जो कैसी भाषा है, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज भी समझ गए होंगे आप कि भाई हमारा जो टारगेट है, जैसे अभी हमारा टारगेट अंग्रेजी है तो अंग्रेजी हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज है। तो ये चीजें आप बढ़िया से, मैं कह रहा हूं थोड़ा सुकून से आप ये वीडियो देख लो एक बार, आपको कहीं भी किताबों में उलझना नहीं पड़ेगा। और उलझ गए भी तो कोशिश कर लो कुछ हाथ आ जाए। तो किताबों में कई बार इतना मस्त पढ़ाया हुआ होता है ना, मैं कह रहा हूं बस 5 5 लाइन में टॉपिक खत्म, क्या शानदार नोट्स। लेकिन परीक्षा में कुछ नहीं आता है तो फिर ऐसी पढ़ाई करके करेंगे क्या, नरेगा में नौकरी ना। इसलिए तो दो चीजें हैं बच्चों, भाषा हम दो तरीके से सीख सकते हैं, एक माहौल से अपने आप और एक प्रयास करके। माहौल से जो अपने आप सीखते हैं उसको आप L1 कह सकते हो, फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हो, होम लैंग्वेज कह सकते हो, मदर टंग कह सकते हो, और नेटिव लैंग्वेज कह सकते हो। सब एक ही है। जबकि हम जो चलाकर सीखते हैं, जहाँ प्रयास करना पड़ता है, जहाँ किताब कॉपी में ऐसे नियम घिसने पड़ते हैं, वो कौन सा है, सेकंड लैंग्वेज कह दो, L2 कह दो। हमारे लिए तो विदेशी भाषा है, हमारे लिए तो नई भाषा है, पुरानी तो वो हो गई, और हमारे लिए तो टारगेट भी वही है। अब आप बात सुने, आम तौर पर क्योंकि हम सबकी कोई विशेष एक क्षेत्र नहीं है, अब 5 5 किलोमीटर में अपने यहाँ बोलियां भाषा बदल जाती है।
इसलिए हम सबकी भाषा अलग अलग होने के कारण आप याद रखें बच्चों कि जब भी शिक्षण विधियों में ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसा मन में मान लें कि L1 हमारी हिंदी है, क्योंकि हम सबकी मातृभाषा तो हिंदी है। भारत के अगर हो तो आप अगर युगांडा अफ्रीका से हैं तो दिल पे बुरा नहीं लें, मैं उनको नहीं कह रहा हूं। तो आप ये मान लें कि जब भी ऐसा ऐसा कोई जिक्र आए तो समझ लो हमारी मातृभाषा, और ऐसा ऐसा कहीं जिक्र आए तो अपन किसकी शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की तो अंग्रेजी, दूसरी भाषा की पढ़ते तो वो। क्लियर है? तो L1 लिखा है तो मन में सोच लो हमारी घर की भाषा जैसे कि हिंदी है, और L2 लिखा जाए, ये लिखा जाए तो मतलब अंग्रेजी सोच लेना है, क्योंकि चीजें बहुत सरल हैं, जटिल थी नहीं, जटिल उन्हें बना दिया गया। ठीक है, ऐसे। चलो कुछ अंतर देखते हैं कि ऐसा सीखना और ऐसा सीखना क्या क्या होता। दो चीजें ही हैं, आप बढ़िया से देख पा रहे हो। अच्छा, चलिए, तो आपसे एक बात पूछें कि जो ये भाषाएं हैं, चाहे वो एक्वायर करो या लर्निंग करो, क्या ये किसी क्षेत्र विशेष में हो सकती है कि नहीं भाई कमरे में बैठ के सीख सकता है या ट्रेन में बैठ के ना? बच्चों, आप चाहे एक्विजिशन की बात करें चाहे इसकी बात करें, ये कहीं भी हो सकता है। कहीं भी कैसे? अरे भाषा सीखना कहीं भी हो सकती है। तुम भारत में टपके तो भारत में भाषा सीख लिए, अमेरिका में टपके होते तो वहां की भाषा सीख लेते। यानी भाषा कहीं कोई भी हो, चाहे एक्विजिशन हो चाहे लर्निंग, ये हमेशा सार्वभौमिक होती है। तो आप कह सकते हैं आप चाहे एक्विजिशन कर लो, ये भी कहीं भी संभव है, और चाहे ये देख लो ये भी कहीं भी संभव है, क्योंकि सार्वभौमिक मतलब भूमि पर कहीं भी, सब जगह। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखो आप कि भाषा यूनिवर्सल होती, कहीं भी आप, मैं कह रहा हूँ बच्चे को कहीं भी रख दो वहां की भाषा सीख जाएगा वो। तो ये आपको बढ़िया से ध्यान रखना, एक एक बिंदु पर काम करो। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट तो अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो अपन पढ़ेंगे ना भाई। चलिए, अब आपसे एक सवाल है कि दोनों में से कौन सी चीज आधे चेतन में यानी आधे होश में भी अपने आप ही सीख जाते हैं, भले ही अलग से ध्यान नहीं दे, और कौन सा जो तरीका है दोनों में से भाषा सीखने का जिसमें कोशिश करनी पड़ती है, एकदम सचेत रह के ऐसे पढ़ना पड़ता है, नियम है वो है। तो आप समझते होंगे कि जो हमारा एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन करते समय आप आमतौर पर कैसे रहते हैं, सब कॉन्सियस। सब कॉन्सियस समझते हो? अवचेतन या अर्धचेतन में। आप जैसे छोटा बच्चा जन्म हुआ है, या मैं मान लेता हूं कि किसी भी छोटे बच्चे को घर की भाषा अलग से सिखानी थोड़ी पड़ती है, वो ना चाहते हुए भी अपने आप ही माहौल से ग्रहण कर लेता है। मतलब चाहे वो सचेत नहीं है इस बारे में, उसको कोई कह नहीं रहा तू सीख। अपन जब इतने से थे तो अपनी मम्मी कहते थे सीख लेना, मारूंगी, ऐसा नहीं। क्योंकि हम अर्धचेतन अर्धचेतन होते हुए भी भाषा सीख रहे थे। जबकि बात करें लर्निंग की, बेटा यहाँ ऐसा नहीं है क्लास में हम पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी झोंके आ रहे, बेटा इधर पूरा सचेत, सावधान, कॉन्सियस रहना पड़ता है। कैसा रहना पड़ता है? कॉन्सियस, पूरा अलर्ट रहना पड़ता है। कैसा रहना पड़ता है? सचेत, सावधान, नहीं तो नियम नहीं याद नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं बात को? रटना नहीं मेरे भाई, रटना बिल्कुल नहीं। ये बड़ा सेशन इसीलिए तो है कि तसल्ली से किसी चीज को समझाया जा सके। तो जब आप एक्विजिशन करते हैं, जैसे मैं छोटा बच्चा था, आप भी छोटे बच्चे थे, तो माहौल की जो भाषा है वो सबकॉन्सियस रहते हुए भी आप सीख रहे थे। यानी आराम से लेटा है, ज्यादा जानता नहीं फिर भी सीख रहा है। ठीक है, जबकि L2 जो लर्निंग होता है उसमें आपको सावधान सचेत रहने की जरूरत पड़ती है, अलर्ट रहना पड़ता है। इसमें अलर्ट की जरूरत नहीं है, आप माहौल से अपने आप ही सीख लेते हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखो। आपको पूछ ले कि भाई कॉन्सियस होकर भाषा किस तरीके से सीखते हैं, तो वो लर्निंग हो गया। और अगर सब कॉन्सियस पूछ ले तो आप लोगों को ये। चलिए अगले बिंदु की बात कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, इससे पक्का पक्का एक सवाल बन जाता, बताओ इतनी सी चीज से और लोग पढ़ क्या रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप बताओ दोनों में से कि दोनों में से किस में प्रयास करना पड़ता है और कौन सी बिना प्रयास के अपने आप ही आ जाती। कितना सरल है, एग्जाम में कितने सवाल आए हैं। तो आपको पता है कि जब हम छोटे होते हैं ना चाहते हुए बिना प्रयास के भी सीख जाते हैं, वो एक्विजिशन है, और जिसमें प्रयास है वो लर्निंग है भैया। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये
बिना प्रयासों के। हिंदी आप खुद लिख लेना कॉपी में, क्योंकि फिर ज्यादा हिंदी है ना, तो फिर हिंदी याद रहेगी, अंग्रेजी भूल जाओगे। तो विदाउट एफर्ट्स, एक मिनट, बिना प्रयासों के आप एक्विजिशन जो करते हो बिना प्रयास के अपने आप ही हो जाता है भाई। जरूरी नहीं कि आप 1.5 साल के हो या 1 साल के और सो रहे हो और आप अलग से कोशिश कर रहे हो ना, अपने आप ही हो जाता है वो, उसके लिए अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जबकि आप इसकी बात करें तो इधर तो भैया गड़बड़ है मामला। आपके इधर बिना ही प्रयासों के हो जाएगा, लेकिन इधर तो भैया एफर्ट्स करने होंगे। आप ऐसा कह सकते हो विद एफर्ट्स। समझ रहे हैं बेटा विदाउट और विद को? ठीक है ना? ये इस बारे में 5 पन्ने पढ़ लो और चाहिए 1 सीट पढ़ लेना, बराबर है। तो देखो, लर्निंग करते समय आपको प्रयास करने पड़ेंगे, चला के कोशिश करनी पड़ेगी, और एक्विजिशन में आप लोगों को प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो चीजें अपने आप ही हो रही थी, विदाउट मतलब के बिना। क्लियर है? चलिए, मैं दोनों चीजों पे आप देख लो भाई। कोशिश करोगे तो सचेत रहकर ही करोगे, अलर्ट रहकर करोगे, और जब अगर सबकॉन्शियस रहोगे तो आप कोशिश करोगे कहाँ से भाई, ये तो अपने आप ही हो जाती है भाई, बिना प्रयास के। और अगर मैं बात करूं बिना प्रयास के, तो विदाउट एफर्ट्स भाषा कैसे सीख लेते हैं अपन इसमें? अरे भाई, ऑटोमेटिकली। अपन ने सोचो, अपन ने एक्विजिशन कैसे किया? ऑटोमेटिक किया। ऑटोमेटिक को अपन दूसरी भाषा में कह दे तो नेचुरली। भाई आपको ये नेचुरली क्यों बोला, ऑटोमेटिक क्यों बोला? क्योंकि कोई बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो वो उसको कोई कह नहीं रहा सीखेगा कि कान के नीचे दूं, अरे ना भाई, वो बच्चा समझता नहीं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नेचुरली सीखेगा। आपसे परीक्षक पूछ ले कि लर्निंग और एक्विजिशन में अपने आप नेचुरली क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है? ऑटोमेटिकली एक्विजिशन। क्लियर है? नेचुरली भी, एक्विजिशन। भाई अपने आप सीखा। मैं आपको फिर कह दूं, ये शब्द आपको बहुत काम आएंगे हर परीक्षा में। इनके बिना अगर आप शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं, इसे ही कहते हैं टाइम पास करना। तार्किक और अनुभव आपको मिलेगा, लेकिन दम और मेहनत तो लगेगी। चलिए, तो इसके अंदर आप सब भाई मान लो, अभी सीटेट 2024 में भी पूछा था कि एक बच्चा बिना प्रयासों के अपने आप ही भाषा सीख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लर्निंग या एक्विजिशन? अरे भाई एक्विजिशन यार, सिंपल सी चीज है। कलर ये लिख देते हैं, देखिएगा। अब चलो आपसे एक और चीज पूछ लेता हूं मैं, कि दोनों में से किस में सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की जरूरत है और किस में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? बताओ चलो। सीधा है भैया, खुद ही उत्तर दे रहे हैं आप। इसे ही तो समझाना कहते हैं। देखिए भाई, लर्निंग करोगे तो आपको बहुत सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्याकरण में एक वचन बहुवचन सीखो, ये सीखो। जबकि घर की भाषा कोई एक वचन बहुवचन सीखा थोड़ी, अपने आप ही घुस गया अंदर। तो ध्यान रखो, इसके अंदर इसके अंदर विद सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, आप जब ये सीखते हो, लर्निंग करते हो ना बेटा, तो आपको क्या करनी पड़ती? सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करनी पड़ती। जबकि इधर का तो आपको पता ही है, इसमें कोई भी विदाउट, विदाउट मतलब समझते हो, के बिना, विदाउट एंड बिना किसी सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कहाँ लिखूं यार, यहाँ लिख देता हूँ। पन्ना भर रिया है यार, ऐसे कैसे? मुझे तो लगा छोटा ही मामला है, पर मेरे लगने से नहीं बेटा, एग्जामिनर को भी लगना चाहिए। देखो दोनों चीजें, आप जब एक्विजिशन करते हो तो कोई मतलब सिस्टमेटिक कोई प्रैक्टिस थोड़ी करते हो अलग से, भाई नोट्स बना रहा है या ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो भैया जब आपको, अब आगे थोड़ा छोटा कर दूं क्या यार बच्चों? थोड़ा छोटा, मैं चाह रहा हूँ कि यार एक आध बिंदु बचा हुआ है, वो इसमें ही आ जाए और आपकी सुंदर नोट्स बन जाए। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। चलिए, अब आगे देखो, इसमें आप बताओ, दोनों में से दो तरह के तरीके हैं भाषा सीखने के। अपने आप खींच लेना, सोच साध के कूट काट के खींचना, वो खींचना नहीं है वैसे। अब आप देखो दोनों में से किसमें फॉर्मल
औपचारिक निर्देशों की टीचिंग की जरूरत पड़ती है। और किसमें औपचारिक, औपचारिक टीचिंग, औपचारिक निर्देशन समझते हैं? अबे स्कूलों में सूंत साध के डरा धमका के पढ़ा रहे हैं, वो औपचारिक ही तो है। अनौपचारिक तो अपने आप होता है, बिना फॉर्मेलिटी के। चलिए बताओ तो, देखिए दोनों में एक्विजिशन और लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में आप मुझे इतना सा बता दो कि किसमें फॉर्मल टीचिंग की जरूरत है और किसमें फॉर्मल टीचिंग की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो भाई हम स्कूल में जो सीखते हैं जिसको लर्निंग कहते हैं, तो इसमें फॉर्मल टीचिंग कह दो, फॉर्मल टीचिंग, इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। तो फॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल मतलब अपने स्कूल में पढ़ाते हैं ना, मार साहब आते हैं किताब वगैरह पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? फॉर्मल टीचिंग। और माहौल से जो खुद सीख लिया वो इनफॉर्मल है भाई। तो इसमें फॉर्मल टीचिंग की आवश्यकता है, की आवश्यकता है। और बच्चे को बच्चे को स्पष्ट निर्देश देने पड़ते हैं। स्पष्ट को क्या कहते हैं? क्लियर कह दो, पर एग्जामिनर बेटा भोला होता है, वो क्लियर क्यों देगा, वो तो सबको पता है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब होता है सुस्पष्ट, एकदम क्लियर, सामने निर्देश देता है, ये पढ़ ले, ये ही आता है, ये सी आता है, या हा है ही था ते आएगा, ये स्पष्ट। तो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या देते हैं, जरूरी है ऐसा भी कह सकते हो। अरे भाई फॉर्मल टीचिंग में तो स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं, जबकि आपकी जो खुद माहौल से खींचना है, इसमें आप कह सकते हो विदाउट विदाउट फॉर्मल टीचिंग, विदाउट फॉर्मल टीचिंग। बच्चों विदाउट फॉर्मल टीचिंग कह दो, या इसको कह दो इनफॉर्मल टीचिंग, ये अपने आप में अनौपचारिक है, इनफॉर्मल टीचिंग है। आप दोनों चीजें ध्यान रखो, किसमें फॉर्मलिटी की तरह पढ़ना पड़ता है, इसमें। किसमें बिना फॉर्मल टीचिंग के हो जाता है, इसमें। एक अंतिम चीज और रह गई है, थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, ताकि ये एक पेज पे आपकी जो किताबें 10-10 पेज भरी हुई है, लोग किताबें बेच रहे हैं, नोट्स बेच रहे हैं, वो 5-5 10-10 पन्ने हैं, अपने एक पन्ने में ही काम हो जाएगा। तो इधर फॉर्मल टीचिंग की आवश्यकता होती है, स्पष्ट निर्देश देते हैं, ऐसा करो वैसा करो, तो ये स्पष्ट होती है, ये मतलब ये सुस्पष्ट की जरूरत नहीं, अंदर अंतर्निहित होती है ये। तो इसको क्या कह सकते हैं? इम्प्लिसिट होती है, इम्प्लिसिट यानी अंतर्निहित। यार वो हिंदी में मात्रा तुम देख लेना भाई, जबकि ये अंतर्निहित नहीं, ये तो स्पष्ट निर्देश देने पड़ते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट और ये इम्प्लिसिट, समाप्त के सब पहला और सबसे बड़ा पड़ाव। एक एक चीज पे एक बार आप देख लो इनको, एक एक बिंदु को। मैं कह रहा हूं सवाल परीक्षक कैसा भी पूछ ले, अपन उड़ नहीं सकते, किसी भी स्थिति में अपने को कोई चुनौतियां नहीं दे पाएगा। क्लियर है भैया ये बात? चलिए, तो एक बार अंत में रिवीजन कर दूं मैं आपको जो अभी तक बताया, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं पूरा तसल्ली से देख के लास्ट के सवाल करके, हाँ ये है पढ़ाई, ये बात कह रहा हूं मैं आपसे। बाकी इधर उधर फिरते रहो, कौन पूछ रिया है। चलिए, तो मैंने कहा भाषा सीखने की बात चल रही है, भाषा सीखना मतलब कौशल सीखना, कौशलों की बात हो चुकी। भाषा क्यों सिखाते हैं? क्योंकि बच्चों भाषा ही कम्युनिकेशन का माध्यम है, इंस्ट्रक्शन का माध्यम है, टीचिंग कह दो तो एक ही बात है। कोई भी इंसान भाषा को दो तरीके से सीख सकता है, एक अपने आप और एक प्रयत्न करके। फिर मैंने कहा भाषा भी तो दो हैं, इसीलिए तो अपन दो पढ़ते हैं, एक अपनी L1 फर्स्ट लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, वो सब एक ही है। इन सब को अपन क्या करते हैं? एक्विजिशन। जबकि L2 सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को अपन क्या करते हैं? लर्न करते हैं। मैंने कहा दोनों ही यूनिवर्सल है, ये भी कहीं भी सीखी जा सकती है, ये भी अपने आप ही कहीं भी खींची जा सकती है, लेकिन ये पूरा सचेत रहकर, जिंदा जागृत रहकर, जबकि ये अचेतन अवस्था में भी सीखी जा सकती है। इसमें प्रयास करने पड़ते हैं, इसमें प्रयासों की आवश्यकता नहीं है, इसमें पूरा सिस्टम से प्रैक्टिस करते हुए सीखते हैं।
इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक है, नेचुरल है ना। और ये बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के होता है, जबकि इसमें फॉर्मल टीचिंग है, टीचर आता है, सूंघता है, पढ़ाता है। इसमें माँ है, बिना कुछ बोले, बिना फॉर्मल टीचिंग के सब कुछ सिखा देती है। और ये अंतर्निहित अपने आप ही मामला सेट हो जाता है, इसमें स्पष्ट निर्देश देने पड़ते हैं, बोलिए हाँ कि ना। क्लियर है ये बात? तो याद रखो, L2 की लर्निंग ये सारी जनता। और हाँ, यहाँ अंत में मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम सबकी भाषाएं अलग है, तो पूरी शिक्षण विधियां जो हमारे सिलेबस की है, उनमें ये कहीं भी नाम आ जाए तो आप मन ही मन सोच लेना कि ये किसकी बात कर रहा है, अपने संदर्भ में इंग्लिश की। और जब भी ऐसा कोई नाम आ जाए इस तरह का, तो आप मन ही मन सोच लेना कि ये किसकी बात कर रहा है, हिंदी की। क्योंकि हम सब के लिए अभी तो हिंदी ही मानकर चलें, बाकी तो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है ही। क्या ये बात क्लियर है थोड़ी बहुत? तो अब पढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। तो ये सबसे जरूरी, सबसे बड़ा बिंदु है, जिसको बच्चे पढ़ते ही नहीं है। मैं देखता हूँ कि बच्चे कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, इनकी जानकारी नहीं है, और कह रहा शिक्षण विधियां पढ़ ली। क्या टाइम पास करना कहते हैं उसको। चलिए बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। इसके बाद में एक और चीज, आपको ये तो होम लैंग्वेज आपको पता चल गया। होम लैंग्वेज यानी जो घर पे बच्चा बोलता है, ठीक है ना। तो होम लैंग्वेज के रोल के बारे में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाता जिसके लिए नियम पढ़ने हो। और ये सब जानते हैं कि भाई एक टीचर को बच्चों की मातृभाषा का आदर करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा की मदद लेनी चाहिए, वो तो पढ़ेंगे अपन आगे। क्लियर है ये चीज? तो ऐसे चीजों को बिना जानकारी के कुछ भी नहीं ले। इसी के साथ एक विशेष स्पेशल बिंदु है हमारा, मल्टी मल्टी लिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, ये भी एक चीज है। आप भले ही इसके बारे में कुछ भी ना जानते हो, तब भी मैं शॉर्ट एंड स्वीट इसको सुंदर तरीके से आपको जो है बता दूंगा। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ इस बुढ़ापे में भी, तो आपको तो यार पेपर में टॉपर बनना है, किसी बिंदु को क्यों छोड़े। और हैं सब सरल। अभी हमने जो 15-20 मिनट जो पहले पढ़ा, वो बिल्कुल सरल था, बस आपने रटे अलग, या आपने पढ़े ही नहीं। वो पढ़ ली जिनका परीक्षा से ही कोई नाता नहीं है। अच्छा, मल्टीलिंगुअलिज्म का मैं एक हिंदी बनाने की कोशिश करूं, तो ऐसा ऐसा कुछ जमता है, बहुभाषिता। बहुभाषिता, अरे बहुत सारी भाषाओं का उपयोग। अब देखो, पहले तो इसको, हाँ, इसको ज्यादा अंग्रेज लोग आजकल ऐसा भी कहने लगे हैं, मल्टी लिंगुअल अप्रोच। क्या कहने लगे हैं? मल्टीलिंगुअल नजरिया। अप्रोचेज अपन अलग पढ़ेंगे, पर ये भी याद रखें मल्टीलिंगुअल अप्रोच भी उसी के संदर्भ में है। चलिए, तो इसको बढ़िया से मैं कह रहा हूं, मात्र 5 से 7 बिंदु है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन क्या है कि भाई लोग हैं जो चल कुछ भी रहा है, पेपर में क्या पूछते हैं उधर चल कुछ भी रहा है। सबसे पहले तो यहाँ इस शब्द की बात कर लें। देखो बच्चे, लिंग मल्टी का क्या मतलब है, देखिएगा। मल्टी मल्टी का मतलब है मोर, मतलब पूरा, अगर इसका घुस के अर्थ बताऊं तो मैं पूरा घुस के, वो है टू, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक। आप इससे भी गरीबी भाषा में लिखना चाहें मेरी तरह, तो वो क्या है, मैनी, एक ही चीज है रे भाई। ठीक है ना, ये तो इसका मतलब हुआ, मल्टी का मतलब हुआ। और अगर बात करें लिंगुअल की, तो एक शब्द होता है लिंगुआ। लिंगुआ, ठीक है ना। तो वो जो लिंगुआ होता है, ये है, यहाँ लिंगुआ से मतलब है लैंग्वेजेस। जैसे एक आप नाम सुने होंगे, पर आप तो कहाँ सुने होंगे, आप तो भजन सुनते हो। अब नीचे लिख देता हूँ, चलो आपके काम भी आ जाएगी। ठीक है ना, ये क्या है, शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, और हम उस लेवल को लेकर चल रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप चाहे किसी भी राज्य में पढ़ लें, विधियां बेटा एक ही है इस संसार में, अलग नहीं है। ये किसी राज्य के विशेष की बात नहीं चल रही है, ये पूरे जो देश के हिसाब से जो मामला है वो बात कर रहा हूं मैं। आप कहीं भी चलें, सेम ही मामला मिलेगा।
देखो लिंगवा, मैं आपको एक यहाँ बात कर रहा था एक्स्ट्रा, एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, कम देखने को मिल सकता है पर ये बहुत काम का है। एक बच्चों शब्द होता लिंगवा फ्रैंका। क्या होता है? लिंगवा फ्रैंका। देखो आपको इसलिए जरूरी क्योंकि शिक्षण विधियों में इनका नाम आता है, सीटेट तो बहुत पूछता है, और सीटेट जैसे ही बाकी स्टेट के पेपर हो रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। तो लिंगवा फ्रैंका का मतलब होता है आम या सामान्य बोल चाल की भाषा। अरे भाई जैसे मैं आपको कहता हूं, दिल्ली को लेकर चलते हैं, दिल्ली है मान लीजिए, तो दिल्ली की लिंगुआ फ्रैंका क्या है ना, दिल्ली में आम तौर पर लोग किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी। तो लिंगुआ फ्रैंका समझ में आया कि आम बोलचाल की भाषा, सामान्य बोलचाल की भाषा। ठीक है ना? ये थोड़ा सा एक फैक्ट है, आपको आगे याद रखना कि लिंगुआ मतलब भाषा ही होता है। अगर बच्चों मैं आपको बताऊं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो इस संसार की वर्ल्ड्स लिंगुआ फ्रैंका, अगर संसार की बात करें लिंगुआ फ्रैंका, आप बताओ तो वो पूरे संसार में आमतौर पर अगर किसी देश, दो देशों को बात करनी है तो वो किस भाषा में करेगा? वर्ल्ड्स लिंगुआ फ्रैंका। तो विश्व की लिंगुआ फ्रैंका कौन बन रही है बे? अंग्रेजी, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद नहीं बनी है, ये है जो है। तो अगर पूछ ले कि पूरे संसार में अगर कोई देशों को आपस में बातचीत करनी है तो वो इंग्लिश में करेगा। पर हाँ, अपने देश की बात करें, इंडिया की, इंडिया की सामान्य बोलचाल की भाषा कौन सी मानी जाएगी? इंडियाज लिंगुआ फ्रैंका, या भारतीय उपमहाद्वीप भी कह दो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह दो, तो वो क्या चल रही है? हिंदी। ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सीखना ही है, आज नहीं तो कल सीखोगे, सीखना तो जरूरी है भाई। खैर, हमारा मुद्दा चल रहा है, हमने टॉपिक कौन सा शुरू किया है? मल्टीलिंगुअलिज्म। यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म का मैं मतलब समझा रहा हूं कि मल्टी मतलब दो या दो से ज्यादा, मैंने भी कह सकते हैं। लिंगुआ मतलब भाषाएं, भाषा या भाषाएं। एक ये शब्द मुझे याद आया क्योंकि इसका जिक्र एग्जाम्स में मैंने पंजाब के भी एग्जाम में देखा, सीटेट में तो देखते ही देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्यारे बच्चों को अगर ऐसा कोई शब्द मिले तो उनको बुरा नहीं लगे कि अचानक सदमा क्या, ये क्या देख लिया। अरे कुछ नहीं भाई, नॉर्मल चीज है, लिंगुआ फ्रैंका मतलब आम बोलचाल की भाषा। संसार की अलग है और भारत की अलग है, वो तो देखो नॉर्मल चीज है, इसमें तो कोई अपने आप में कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इसके अलावा और तो हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसको मल्टीलिंगुअल अप्रोच भी कह रहे हैं, बहुभाषिता, बहुत सारी भाषाओं का। मल्टी मतलब दो या दो से ज्यादा भाषाएं, और लिंगवा मतलब लैंग्वेजेस। मैं यहाँ कह रहा हूँ बेटा कि अगर कोई व्यक्ति है, मैं इस पेज पे तो क्या लिखवाऊँ अब, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, क्योंकि आपके नोट्स सुंदर होने चाहिए ना, तो मैं सुंदर तरीके से नोट्स बना देता हूँ। देखिएगा आप, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति कह दो या पर्सन कह दो, कोई भी इंसान कह दो, जिसे जिसे एक भाषा की जानकारी हो, जिसे वन लैंग्वेज, तो उसे क्या कहेंगे भाई? एक व्यक्ति जिसको एक ही भाषा की जानकारी, तो एक यानी मोनो और भाषा यानी लिंगुअल, तो आप उसे क्या कहते हैं? मोनो लिंगुअल। मोनो मतलब समझ गए, एक। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक में इसी का जिक्र है। जैसे आप टीवी पर रामायण देखते होंगे, नहीं देखते होंगे मतलब ऐसा सुना होगा, रामायण तो कौन नहीं देखे, अब इसमें देखते भी हैं कई लोग, आप चिंता मत करें। खैर, तो रामायण वगैरह जो है ना भाई, क्योंकि आजकल आपको पता है जमाना कैसा चल रहा है, लोग अच्छी चीजें देख नहीं रहे, तो मोनोलिंगुअल में आती है वो टीवी सीरियल, वो जो इस तरह के प्योर, जो भी हिंदी में या संस्कृत में जो आते हैं, हिंदी भी प्योर बोलते हैं, तो वो मोनोलिंगुअल यानी जिसमें एक जानकारी हो, एक ही भाषा हो। ठीक है, तो ये तो मोनोलिंगुअल हो गया, जिसको एक भाषा की जानकारी हो। और अगर मैं कहूँ, अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जिसे, एक पर्सन जिसे दो भाषाओं की जानकारी हो, दो की जानकारी हो, उसे क्या कहेंगे? तो दो को कहते हैं बी आई, बाई, तो वो क्या कहलाता है? बाइलिंगुअल।
आपको ध्यान है आपके शिक्षण विधियों में बाइलिंगुअल मेथड भी है जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों की मदद होती है, वो आगे पढ़ेंगे। तो बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं की जानकारी वाला। तो बच्चों यहाँ सबसे पहली और विशेष चीज क्या है वो अच्छे से नोट डाल के अपन देखते हैं कि ऐसा कोई ऐसा पर्सन ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा पर्सन जिसे जिसे दो दो मतलब ये भी इसमें है, ये बाइलिंगुअल भी इसी का हिस्सा है। दो या दो से अधिक, मोर देन टू, अधिक लैंग्वेजेस, ठीक है ना, दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं। बहुभाषी व्यक्ति मल्टीलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। और आप एक चीज समझ गए होंगे कि आजकल हम कौन से हैं, आप बता दो। एक सिंपल सी चीज है कि मल्टीलिंगुअलिज्म की जरूरत क्या पड़ी। भाई आप मोनोलिंगुअल का तो सोच ही नहीं सकते आज के युग में, और बाइलिंगुअल थे पहले, लेकिन अब मामला बिगड़ गया है। अब हम मल्टी लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब जैसे मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, स्विच अंग्रेजी भी घुसेड़ रहा हूँ, बीच में उर्दू के शब्द भी अर्ज है घुसेड़ रहा हूँ। तो बच्चे भी तो हमारे साथ ही रहते हैं। तो आज का जो बच्चा है उसका जन्म छोटे से कस्बे में हुआ तो वहां की भाषा आ रही है उसको, टीवी पे सीरियल देख रहा, मूवीज देख रहा हिंदी में, वो आ रही है। अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं, तो कचरा भाषा, कचरा मतलब दो से ज्यादा भाषाएं तो आजकल सब कैसे हो रही हैं? मल्टीलिंगुअल। जब माहौल मल्टीलिंगुअल हो गया है तो ऐसे टीचर्स की आवश्यकता है जो मल्टी लैंग्वेजेस यूज करके पढ़ाए, तभी तो उसका टीचिंग इफेक्टिव होगा ना। तो एक तो ये चीज हो गई कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जिसको दो या दो से ज्यादा भाषाओं की जानकारी हो उसे अपन मल्टीलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां बात क्या है कि आजकल आजकल लर्नर्स को भी, लर्नर्स यानी बच्चे, लर्नर्स को भी दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस, दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस की जानकारी होती है, इसलिए टीचर्स को टीचर्स को टीचिंग टीचर्स को टीचिंग प्रभावशाली, प्रभावशाली को अंग्रेजी में आप कह सकते हैं इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज करना। थोड़ा अच्छा ऊपर जगह है क्या? मैं इधर जबरदस्ती घुसेड़ रहा हूं भाई, मैं भी कितना भोला हो रिया हूं। यहां लिख देते हैं, बनाने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज अनिवार्य, जरूरी हो गया है। देखो क्या कह रहा है कि आजकल बच्चे भी तो क्या कर रहे हैं, बच्चे भी तो वैसे ही हो गए हैं कि दो या दो से ज्यादा भाषाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई बच्चे हैं तो उसको कई भाषाएं एक साथ आ रही है, तो इसलिए टीचर को भी क्या मल्टीलिंगुअलिज्म का सहारा लेना पड़ता है। अब ये मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, थोड़ा मैं इसको तसल्ली से बता दूं। एक एक चीज पर फोकस करो
क्या है क्या नहीं, मैं नहीं चाह रहा कि आप किताब पढ़ें 10-20 पन्ने पढ़ लें, मैं शॉर्ट नोट्स ये करवा रहा हूँ, ये पर्याप्त से भी ज़्यादा है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, पेपर में काम बनेगा ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ। और अगर आप याद करना चाहें तो भाई साहब फिर तो क्या ही कहना, शानदार काम बनेगा, ये बात याद रहे। चलिए आगे, इंपॉर्टेंट अभी नोट्स चल रहे हैं तो देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है भाई, बच्चे हैं तो टीचर को भी तो बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म का मुद्दा आया कि मल्टीलिंगुअलिज्म है क्या, मैं ये तो सीख के पढ़ लिया कि भाई बच्चों को बहुत सारी भाषाओं की जानकारी है, तो भाई टीचर भी बहुत सारी भाषाओं को मिक्स करके पढ़ाए, मान लिया, लेकिन कैसे, तो मैं आपको ये बात कह देता हूं, पहले मौखिक कह दूं, बच्चों मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज करने का मूल मतलब है कि बच्चे को जितनी भाषाएं आती है, टीचर को नहीं। अबे टीचर तो साला उर्दू भी जान रहा है, फारसी भी जान रहा है, जर्मन भी जान रहा है, टीचर से कोई मतलब नहीं, यहाँ हमारा टारगेट बच्चा है। तो ये बात खोपड़ी में जमा लो। अगर पूछ ले कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब कौन सी भाषाओं का उपयोग करना, तो टीचर की भाषाएं नहीं, बच्चों को जो 2-3 भाषाएं आती उनकी मदद से पढ़ाना। अबे टीचर तो 10 भाषाएं जानते हैं, अगर वो पढ़ा लेंगे तो बच्चों की फ्यूज खत्म, टाटा बाय बाय। इसलिए भैया ये मल्टीलिंगुइज्म का मूल मतलब है कि बच्चों को जो भाषाएं आती है 2-4, उनकी मदद से अपनी टीचिंग लर्निंग को बढ़िया बेहतर बनाना। तो यहां मैं बढ़िया से लिख देता हूं कि मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म का तात्पर्य है, जो हिंदी में शब्द है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अंग्रेजी टर्म्स जरूरी है, कि बच्चों की भाषाएं, ये बच्चों की भाषाएं का मतलब समझते हो, जो भाषाएं बच्चों को आ रही है उस क्षेत्र के, वो तुम्हें क्या आ रहा उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों की भाषाएं, इसकी ब्रैकेट में अंग्रेजी में भी लिख दो, नहीं तो तुम्हारे फ्यूज हिल जाएंगे एग्जाम में। आ, इसको ऐसे कह देंगे, लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स, लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स, टीचर्स नहीं, टीचर्स से कोई मतलब नहीं, हमारा टारगेट बच्चा, बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का तात्पर्य ये है, बच्चों की भाषाएं, बच्चों को जो 2-4 भाषाएं आती हैं, बच्चों की भाषाओं या लैंग्वेजेस का यूज करके करके अपने टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना, प्रभावशाली बनाना ही क्या कहलाता, मल्टीलिंगुअलिज्म। अभी जैसे मैं एक बात बताऊं, कोई बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में है, अब वहां कोई साइंस पढ़ा रहा है, तो साइंस पढ़ाते पढ़ाते उसने बोला NaCl, तो बच्चों ने सोचा यार ये क्या चीज है, नहीं समझ में आया सर, हवा नहीं लगी। तो सर ने कहा यार सॉल्ट, बच्चों ने कहा मार साहब सोचे साला अब क्या करें, तो कहा नमक। तो कुछ बच्चों के तो ठीक है सर, जम गया, लेकिन कुछ मेरे जैसे और भी गरीब लोग, कुछ समझ में नहीं आया, अरे अंकल लूण। हाँ, ये है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी बच्चों को जो लैंग्वेजेस आती है उसकी मदद से उनको नई चीजें सिखाना। तो ये ध्यान रखना कि बच्चों की भाषाओं का उपयोग पढ़ाने में करना ही मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। बच्चों को आजकल कोई नहीं कह सकता कि एक भाषा, आजकल लगभग सभी बच्चों को 2 या 2 से ज्यादा भाषाओं की जानकारी है, इसलिए भैया ये बात बढ़िया से ध्यान रखें। बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो मल्टीलिंगुअलिज्म की ये चीज आपको बढ़िया से ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप बढ़िया से दिमाग में नोट कर लो, छापना तो है ही, लेकिन दिमाग में नोट कर लोगे तो क्या ही कहना, मुद्दा तो यही है ना भाई। बाकी मैं भी आपको PPT छाप कर कुछ भी पढ़ा देता, अरे भाई ज्ञान और अनुभव उसको नहीं कहते, ज्ञान और अनुभव के लिए चीजों का निचोड़ निकालना पड़ता है। ऐसे तो मैं ही 20 पन्ने भी सोच के कर यहाँ टाइप करा के चेप देता, क्या औचित्य है, समझाना जरूरी है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या हुआ, बच्चे जो 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, 2 को भी मल्टीलिंगुअलिज्म माना जाता है, बाइलिंगुअल को, तो उसका यूज करना और बढ़िया पढ़ाई करवाना उसको ही मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, वो किसी में भी। फिर आप यहाँ आगे देखो, एक एक बात पर बढ़िया से फोकस करें कि
मल्टीलिंगुअलिज्म का बेस, आधार, बेस। बच्चों बेस समझते हैं भाई, बहुत सारी भाषाएं तो हैं, लेकिन उन सारी भाषाओं का आधार कौन? आधार मतलब जो उसने सबसे पहले सीखी, सबसे पहले सीखी। याद आया, मैंने कुछ बोला था आज से कई वर्षों पहले। सबसे पहले अपन क्या सीखते हैं? ये अपने आप ही माहौल से। तो यहाँ ध्यान रखो, ज्यादातर उसके लिए मदर टंग यूज करते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का बेस मदर टंग यानी मातृभाषा होता है, मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि आप बाकी भाषाएं सीखते हैं, बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं, लेकिन उन सब का आधार कौन बनता है? मदर टंग। ये बात याद रखना कि इसीलिए, इसीलिए मदर टंग होती है, इसीलिए, इसीलिए एक लर्नर, कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान एक लर्नर, इसलिए एक लर्नर सबसे पहले, सबसे पहले क्या सीखता है? मदर टंग, मदर टंग सीखता है, मदर टंग सीखता है। और उसके बाद, उसके बाद फिर स्कूल में या कहीं भी, स्कूल में अन्य, अदर लैंग्वेजेस, अन्य भाषाएं, अन्य या मैनी कई भाषाएं, अदर लैंग्वेजेस सीखता है। इस प्रकार इसे, इस प्रकार इसे मदर टंग बेस्ड, मातृभाषा आधारित, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में भी और अपने भी आएंगे भाई। मैं कोई भी इजी, कोई भी झूठा नाटक नहीं भैया, पेपर में जैसे आता है मैं उसी लेवल की बात करूंगा। चिल्लर लेवल आप कहीं और पढ़ लें भाई, मैं मजाक और टाइम पास पढ़ाई के समय नहीं कर पाता हूं। इस प्रकार इसे मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म भी कहा जा सकता है। क्या मतलब है भाई मदर टंग? आपसे कोई पूछ ले कि मल्टीलिंगुअलिज्म का आधार कौन है? मातृभाषा। अरे भाई, आप भी तो बच्चे रहे होंगे, तो आपने सबसे पहले दूसरी भाषाएं सीखी फिर मातृभाषा सीखी क्या? ना, हमेशा याद रखो, बच्चा मातृभाषा सीखता है और उसी के आधार पर दूसरी भाषाएं सीखता है। इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म को आप क्या कह सकते हैं? मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। ये बात याद रखना, ये 2-3 बार पहले भी पूछा हुआ है कि मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है? कि बच्चा सबसे पहले मातृभाषा सीखता है। भाई आप खुद सोच लो कि बच्चे की शुरुआत, स्टार्टिंग किससे होती है? मातृभाषा से। फिर बाद में वो अन्य लैंग्वेजेस सीखता है। ये बात जीवन में याद रखो, रटना नहीं है भाई, रटने के लिए और संसार बहुत है, इसको उतार लो अंदर कि मल्टीलिंगुअलिज्म का आधार कौन सी भाषा है? मातृभाषा। इसमें रटने जैसा क्या है? तो ये चीज, ये इसका मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म के क्वेश्चन पहले भी बहुत आए कि इसका तात्पर्य क्या? तात्पर्य वही है कि पहले बच्चा मातृभाषा सीखता है, फिर वो दूसरी भाषाएं जो है सीखता है। और इसका काम देखो आप, यार इस पेज पे तो जगह नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों, याद रखो, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनपीई और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एनसीएफ, ये सब, एन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005, अब नया भी आ गया है, और 2020 की शिक्षा नीति भी, ये भी तो मदर टंग पर ही जोर दे रही है। भी प्राइमरी लेवल तक, प्राइमरी लेवल, बच्चों प्राइमरी लेवल यहां याद रहे, कक्षा 1 से 5, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट लिखा हुआ आवश्यकता पड़ने पर 8वीं तक। तो अपन इसीलिए तो प्राइमरी कहते हैं, चाहे अपर हो या लोअर हो। तो इसलिए गवर्नमेंट कह दो, अरे भाई गवर्नमेंट भी प्राइमरी लेवल ये जो है
कक्षा 1 से 5 या जरूरत पड़ने पर 8 तक तक की जो एजुकेशन है, जो टीचिंग है, की जो टीचिंग है उससे किसमें, मदर टंग में ही, मदर टंग में ही मैं करवाना, रिकमेंड को हिंदी में लिखना नहीं आ रहा है तो रिकमेंड ही लिख देता हूं, मरने तो हिंदी में फंस जाऊंगा मात्रा में। रिकमेंड करवाना रिकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट कह रही है ना कि भाई छोटे बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही हो, क्योंकि यार बच्चा क्या है, घर पे भी तो मातृभाषा बोल रहा है, तो मातृभाषा से जुड़ाव है उसका, तो मातृभाषा में उसको सिखाएगा तो दिमाग में छप जाएगा। तो ये चीजें आपका एनसीएफ 2005 नया भी लॉन्च हो रहा है, शायद जल्द ही आ जाएगा। तो कोई भी हो, चाहे वो इस बात को नकार नहीं सकता कि प्राथमिक कक्षाओं में, प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो मात्र, भाई ये है कि प्राथमिक स्तर पर उसको मातृभाषा में पढ़ाए, फिर बाद में आप उसको जो है पहले मातृभाषा को मजबूत कर लें, फिर जब बेस मजबूत होगा तो दूसरी भाषाएं उसको सिखाई जा सकती है। तो आप जैसे 5वीं क्लास तक भी कर सकते हो, आप 5वीं से थोड़ा आगे भी अपन जो है बढ़ के काम करवा सकते हैं। फिर आगे देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म की सहायता से, सहायता तो हिंदी इंग्लिश में लिख देते हैं, की हेल्प से केवल केवल लैंग्वेजेस ही नहीं, लैंग्वेजेस ही नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषय भी सिखाए जा सकते हैं। जा सकते हैं क्या, जाते ही अपन पढ़ाते ही हैं। भाई एक बात आप कह दो कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मामला है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म से भाषाएं तो सिखाना ही सिखाना है। भाई अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी को मिक्स करके पढ़ाना मल्टीलिंगुअलिज्म ही तो है। लेकिन आप साइंस में, गणित में, सब में काम में ले सकते हो। तो ये बात याद रखो कि मल्टीलिंगुअलिज्म की सहायता से केवल भाषा ही नहीं, आप सारे विषय भी पढ़ा सकते हो उसके साथ साथ। ये बात अपने माथे में बढ़िया से जमा लेना चाहिए, ठीक है। और एक अंतिम बात इस बारे में, मैं कह रहा हूं टॉपिक बड़े नहीं है, आपने बस सोच बढ़ा लिया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखो मल्टीलिंगुअलिज्म से, बहुभाषिता से के माध्यम से लर्नर्स को, देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी सब्जेक्ट्स और को अलग अलग, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न को अंग्रेजी में कहें तो ब्रैकेट में लिख दूं मैं डाइवर्स, डाइवर्सिफाइड होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक समूहों, अरे भाई किसकी भाषा से ही संस्कृति जुड़ी होती है, याद रखो, सांस्कृतिक समूहों, जिनको आप अंग्रेजी में कहते हैं कल्चरल ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स के बारे में और उनमें आपस में समानता, क्या इक्वेलिटी, समानता, इक्वलिटी को सिखाया जा सकता है। अरे भाई एक चीज आप क्लियर कर लो कि मल्टीलिंगुअलिज्म से आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, भाषाएं पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को कितनी नॉलेज होगी कल्चर की। भाषा, कल्चर, भाषा साहित्य एक ही चीज होती है, जुड़ा होता है भाषा संस्कृति साहित्य। तो
उससे क्या है, बच्चे को अलग अलग संस्कृतियों का नॉलेज होगा, उनमें आपस में क्या समानताएं हैं। देखो आप देखते हैं हर एरिया में अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग चीज़ों, ठीक है, लेकिन कुछ तो सिमिलर होगा ना। अब जैसे शादी कहीं भी हो, दुखी तो आदमी गलत जगह चला गया क्या, मतलब कहीं भी हो फेरे तो होते ही हैं यार। तो ये चीज़ है कि मल्टीलिंगुअलिज्म से मतलब आप कई सारे सब्जेक्ट्स वगैरह है जो बढ़िया से पढ़ा सकते हो। और एक अंतिम बिंदु, ये मल्टीलिंगुअलिज्म भी समाप्त, ठीक है ना, कि याद रहे मल्टी लिंगुअलिज्म को, मल्टीलिंगुअलिज्म को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क निम्न नामों से दर्शाती है। ये क्या है, बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं इनके। यानी आप कह सकते हो कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एनसीएफ क्या क्या मानता है, इसके बहुत सवाल आए। मैं फिर कह दूं इसके बहुत सवाल आए और आएंगे, तो इसलिए आप कुछ भी, लोग कुछ भी चेप रहे हैं, बेटा चेपो मत, आराम से देखो। तो क्या क्या मानते हैं, इसे मानते हैं एक स्रोत, एक रिसोर्स। भाई भाषा एक स्रोत का काम करती है, तो रिसोर्स मानते हैं। ये नाम रट लोगे तो भी बहुत है। एक लक्ष्य है हमारा कि बच्चों को सबको बहुत सारी भाषाओं की जानकारी हो। एक संपत्ति है, एन एसेट। एक क्या है, संपत्ति, हर चीज को बड़ा आराम से देखना है। एक रणनीति है, आ स्ट्रेटेजी, रणनीति है जिससे आप कुछ भी सिखा सकते हैं। हिंदी में आप लिखना चाहें तो स्रोत है। ये नाम याद ही करने पड़ेंगे बेटा, देखो घास नहीं काटना है, मैं एक भी बिंदु नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। जिससे सवाल आए, मैं सीधी बात है, मैं सवालों के अलावा फालतू की बकवास नहीं करना चाह रहा हूँ। ये पढ़ लो और वो पढ़ लो भैया, तार्किक चीजें पढ़ो जिससे सवाल आ रहे हैं। कुछ भी चला रखा है ना भैया। तो और गोल मतलब हम लोगों का लक्ष्य भी है कि हमें अच्छी भाषाओं की जानकारी हो। हमारी भाषाएं संपत्ति है, और क्या है, संपत्ति। और स्ट्रेटजी मतलब एक रणनीति है जिसकी सहायता से आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हिंदी में मात्राओं की अगर कोई गलती हो तो बेटा खुद सुधार लो, मुझे मत बताओ, मैं इस बुढ़ापे में सुधार के करूंगा भी क्या। तो ये बढ़िया से एक एक चीज पर अपन जो है काम करेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो ये था दूसरा बिंदु। मल्टीलिंगुअलिज्म में कुछ भी नहीं है, मात्र दो पांच बातें हैं ढंग से देखने की। हाँ ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म ने क्या क्या इसको पुकारा है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब चलते हैं अंतिम बिंदु की ओर। सेशन थोड़ा बड़ा है तो बेटा चाय पानी पीते रहो, पर यह बात जरूर है कि अगर ढंग से टिके रहे तो लास्ट के सवालों में क्या मजा आएगा। मजा पेपर के सवाल करने में आता है, ऐसे में कुछ भी बनाकर बता दूं तो क्या ही औचित्य है। और वैसे आपके लिए बता दूं, मैं जल्दी ही आने वाले रविवार या शनिवार से ही स्पेशल टीचर्स के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसकी जानकारी आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ मिलेगा। कंटेंट अपना परीक्षा के हिसाब से रहेगा, कोई कॉपी पेस्ट मामला नहीं मिलेगा। अंतिम बिंदु जो है सबसे सरल इन तीनों में, वो ये है डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज कह दो या चुनौतियां कह दो अपने लिए, तो चैलेंजेस। बच्चों और टीचर्स के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, उनको देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सबसे सरल टॉपिक, या आप ऐसा कह सकते हो सबसे सरल बिंदु होना चाहिए। अब देखो सबसे पहली चीज तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि डिफिकल्टीज या चैलेंजेस, ठीक है। आप डिफिकल्टीज या चैलेंजेस क्यों आते हैं आपके सामने, क्योंकि बच्चों हम अंग्रेजी की बात करते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स को, जिन बच्चों की भाषा अंग्रेजी नहीं है उनको अंग्रेजी सिखाना बड़ा टिपिकल है, ठीक है ना। तो इसलिए डिफिकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं बच्चों के सामने भी और अध्यापकों के सामने भी। तो चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखें कि आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी एक्चुअल होनी क्या चाहिए। भाई देखो, तो अब क्या क्या समस्याएं आती वो भी मैं बता दूं।
वैसे बेसिकली आप देखते हैं कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। लेकिन माहौल तो आप देख पा रहे होंगे, माहौल कैसा है, अध्यापक केंद्रित, यानी अध्यापक सब कुछ कर रहा, बच्चों से कुछ करवा नहीं रहा, बस बच्चे डेड बॉडीज की तरह बैठे हैं, बस उंगली चला रहे हैं। देखो ये चीजें हैं जो थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। तो चलिए कुछ बिंदुओं पर डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत आम जीवन से जुड़े हुए बिंदु हैं। चलिए तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है। सबसे पहला बिंदु, कुछ नहीं लिखना, मात्र 10-12 बिंदु और मामला कंप्लीट। इग्नोरिंग द मेन एम ऑफ मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहला बिंदु डिस्कस का ये रहा। आपको बिंदु ही याद रखने, फालतू का कचरे की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हो भाई, इग्नोर करना या अवॉइड करना, मेन एम ऑफ टीचिंग। एक चीज आप बताओ कि भाषा को सिखाने का मेन एम क्या है? फॉर कम्युनिकेशन। भाई भाषा कोई भी हो, भाषा कभी भी पढ़ने लिखने के लिए नहीं सिखाते मेनली। सबसे पहला काम होता है संप्रेषण, बातचीत। तो भाई भाषा का मेन उद्देश्य क्या है? क्या चीज के लिए सिखाना? कम्युनिकेशन के लिए। भाई ये तो मेन टारगेट है, कम्युनिकेशन के लिए तो भाषा पढ़ा रहे हैं बच्चों को। अब कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन की बात करते हो तो कम्युनिकेशन भी सिखाना है। तो कैसे सिखाना चाहिए अपन जानते हैं। स्किल्स की बात करें तो परफेक्ट क्रम, परफेक्ट ऑर्डर। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे को किसी भी भाषा को सिखाने के लिए ऐसे सिखाते हैं, LSRW, जो कि पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। LSRW सिखाना चाहिए, यानी पहले बातचीत करना सिखाओ और फिर पढ़ना लिखना। टारगेट तो यही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, माहौल कैसा है? माहौल अलग है। इसको कोई अपने स्कूलों में देख लो, मैं खुद देख लूं, मैं खुद इसका उदाहरण हूं। मुझे अंग्रेजी ना तो स्कूल में सुनाई ना मुझसे बुलाई, सीधा ही स्लेट दे के लिख ले, सीधा यहाँ कुदा दिया। तो बच्चों ये हमारा मेन लक्ष्य तो चला गया। हमारे लिए सिर्फ मतलब जो मेन लक्ष्य भाषा का बोलना वगैरह वो तो खत्म है। हम तो बस कुछ भी पढ़ रहे हैं, अलग ही उस इतिहास में घुस गए। लेकिन जो मेन टारगेट है कम्युनिकेशन या लिसनिंग और स्पीकिंग सीखना, वो तो गया। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी शिक्षा नीति, मतलब हमारा जो शिक्षण का जो तरीका है ना, वो क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। किसको इग्नोर कर रहा है? जो मेन लक्ष्य है उसको इग्नोर कर रहा है। मतलब होना तो चाहिए मेन क्या, LS पर फोकस होना चाहिए, पर ज्यादातर स्कूलों में आज भी RW पर फोकस है। ये बात गलत है, ठीक है ना। दूसरी चीज मतलब क्या है कि एजुकेशन, एजुकेशन कह दो या कोई भी भाषा की जो टीचिंग है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित। कलर चेंज कर देते हैं। एजुकेशन हमेशा ही, कोई भी चीज हो, हमेशा ही लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। लर्नर सेंटर्ड, बाल केंद्रित होनी चाहिए। लेकिन 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 है कैसी वास्तविकता में? लेकिन लेकिन वास्तविकता में यह क्या बन के रह गई है? या तो टीचर जो करा रहा बस वही ठीक है, टीचर सेंटर्ड, या टेक्स्ट बुक, बुक कह दो, पुस्तक केंद्रित, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, कलर चेंज कर देते हैं, बन गई है। गलत ही तो है ये भाई। आप एक चीज खुद सोच लो कि यार टीचिंग जो है, भाषा सिखाना, वो क्या था और क्या हो गया है। मतलब टारगेट क्या लेकर आए थे? आज से इतने वर्षों पहले, 200-250 साल पहले अंग्रेज यहाँ अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका टारगेट तो था इन फफूंदों को बातचीत करना सिखाएं। और सीख क्या रहे? पढ़ने लिखना, मतलब मेन टारगेट। और आप खुद देख लो स्कूलों में जो टारगेट है वो टीचर और बुक है, किताब और टीचर जो चला रहा वो ठीक है, बच्चों को उसमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये गलत चीज है कि एजुकेशन या जो लैंग्वेज टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ये क्या है? मतलब कि ये जो है किताबों और टीचर पर ही डिपेंड रहेगी, बस टीचर जैसा कर रहा है वैसा ठीक है। चलिए एक और चीज इसके अलावा, लैंग्वेज टीचिंग में
जो भाषा शिक्षण है, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कोई भी हो, लैंग्वेज टीचिंग में, लैंग्वेज टीचिंग में ओनली ग्रामर पर, केवल व्याकरण पर ज्यादा पर ज्यादा जोर देना। ज्यादा जोर को आप क्या कह सकते हो? ओवर एम्फेसिस। आपको ये तो खैर समझाने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं इसको? बहुत ही ज्यादा, ओवर एम्फेसिस। भाई आपको खुद को पता है, आप खुद देख लो यार, बचपन से हिंदी सीखनी थी, अंग्रेजी सीखनी थी, लेकिन हम कहां अटके पड़े हैं? आज भी बहुत ज्यादा जोर किस पर दे रहे हैं? केवल व्याकरण पर, केवल रूल्स पर। व्याकरण को ही देसी भाषा में नियम कहते हैं बेटा। तो आप खुद सोचो, अगर हम बचपन से हमारी मातृभाषा को माहौल से नहीं सीख के नियम रटते तो 7 जन्म में नहीं सीख पाते। तो ये क्या, देखो सबसे पहला बिंदु कि अंग्रेजी सिखाने का जो मेन लक्ष्य है उसको इग्नोर कर रहे हैं। अंग्रेजी सिखाना तो किसके लिए था? कम्युनिकेशन के लिए, ये सिखाना था पहले, लेकिन इस पर कोई ध्यान देता नहीं, सब RW में घुसे हुए। एजुकेशन या भाषा शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, बच्चे को बुलवा बुलवा के काम में लेना चाहिए, लेकिन यहाँ बस टीचर कुछ, टीचर ही पढ़ रहा है, टीचर ही लिखवा रहा है, किताब कॉपी छपवा रहा है, तो ये चीजें क्या है, मामला बिगड़ जाता है। चलिए अगले परेशानी की बात करते हैं। तो ये है कुछ भी नहीं, आम जीवन से जुड़ा हुआ मामला, बिल्कुल सरल चीजें हैं। दूसरी दूसरी क्या चुनौती है? ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड क्लासेस, या आप कह सकते हैं लार्ज साइज क्लासेस। भाई ओवर क्राउडेड और लार्ज साइज एक ही बात है। भाई आप ये देखो कि क्लासेस में टीचर्स के अनुरूप बच्चे ज्यादा हैं, ओवर क्राउडेड का मतलब कई जगह तो बहुत ही ज्यादा है। तो देखो बच्चे ज्यादा होंगे ना, तो टीचर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएगा, और भाषा शिक्षण में प्रॉपर एक एक बच्चे से बात करना जरूरी है। तो जो बड़े साइज के क्लासरूम, बड़े साइज मतलब आकार वाला वो नहीं है, यहाँ यहाँ मतलब है बच्चों का जो आंकड़ा है वो टीचर के अनुरूप नहीं, ज्यादा है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएं, वहां आप अनुपात देख लो, टीचर 2 मिलेंगे प्राइमरी में, बच्चे हैं 50। अब वो 2 टीचर को इतना काम करना पड़ता है, तो ये गलत है। तो हमारे यहाँ के क्लासरूम भी ओवर क्राउडेड हैं और क्लासेस बड़ी हैं, तो ये थोड़ा सा, जबकि क्लासेस कैसी होनी चाहिए? स्मॉल क्लास, स्मॉल क्लासेस स्मॉल साइज की होनी चाहिए, की होनी चाहिए, ताकि होनी चाहिए जिसमें जिसमें कम बच्चे हों। कम बच्चों का आप क्या कह सकते हैं? लेस स्टूडेंट्स हों, ताकि एक एक पर ध्यान दिया जा सके, सीधी बात है। लेकिन ये तो होना चाहिए की बात है क्या वो कह रहे हैं अपन? परेशानी तो है कि यहाँ जो टीचर्स है उनको क्लासेस कैसी मिल रही है? ओवर क्राउडेड, बिग साइज वाला जो मामला है वो चीजें मिल रही है। फिर दूसरी चीज, अब ओवर क्राउडेड मामला जब होगा तो टीचर के लिए ऐसी स्थिति में टीचर के लिए कैसा माहौल हो जाता? अनफेवरेबल, अनफेवरेबल एनवायरमेंट हो जाता है, एटमॉस्फेयर हो जाता है। कैसे, वो भी समझा देते हैं भैया। जो कि एक चुनौती है टीचर के लिए। बच्चों के लिए भी परेशानी तो है ही। अब आप एक चीज बताओ, अब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, बच्चे हैं 150, अब आपको कह दिया अंग्रेजी सिखाओ, कहाँ से सिखाओ? 150 में से किससे बात करेगा? और भाषा जब तक बोली नहीं जाए, पता, अब एक एक बच्चे से सुनो तो 150 में 150 दिन लगेंगे, कहाँ से सिखा पाएगा? तो ये चीज ध्यान रखो कि टीचर के लिए फिर ऐसी स्थिति में अनफेवरेबल, फिर टीचर तपेगा, गुस्सा आएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और देखो सीधी सी बात है, शांति और शालीनता से ही काम होता है।
तो टीचर के लिए अनफेवरेबल माहौल भी आप देख पा रहे हैं कि जो है, और अनफेवरेबल माहौल जब टीचर के लिए होता है तो बेचारा बच्चा उससे छुपा थोड़ी है, बच्चा भी तो उसी क्लास का भाग है, तो ये चीजें बड़ी दिक्कत करती हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट बिंदु पर। छोटे छोटे बिंदु है, नॉर्मल डिस्कस के लिए ही, और इसमें है ही क्या भाई, एक चीज था, एक आम टीचर को जो मुसीबतें परेशानी आ रही बस वही, और क्या है। चलिए आगे देखें। लैक, लैक यानी कमी, लैक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये भी एक समस्या, टीएलएम की कमी, ऑडियो विजुअल एड्स कह दो, टीएलएम की कमी होना। इसके अलावा आप अगर लैक को लेना चाहे तो देसी भाषा में शॉर्टेज भी कह सकते हैं। भाई आप ये कैसे चुनौती, आप देख लो स्कूलों में, मैं खुद सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों के पास किताबें नहीं आ पाती हैं, पूरा पूरा सेशन निकाल पाता, कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो बच्चों के पास या अध्यापक के पास विद्यालय में जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही नहीं है, तो मतलब चुनौतियां देखो आप अखबारों में कागजों में क्या पढ़ते हैं ये हकीकत नहीं, हकीकत वो जानता है जो विद्यालय में है। तो इसलिए ये एक बड़ी समस्या है, जबकि भाषा सिखाने के लिए चित्र दिखाओ, ये दिखाओ, कहाँ से दिखाएं, यहाँ पुस्तकें ही नहीं पहुंच पा रही है, सिलेबस चेंज होता है वो अलग मुद्दा है। तो क्या है कि हमारे यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बहुत कमी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं। चौथा बिंदु देखो, ओल्ड टीचिंग मेथड्स को अपनाना, ओल्ड टीचिंग मेथड्स को अपनाना। देखो मैं आपको अपनाना क्या समझा ही देता हूं यहाँ शॉर्ट में। अब देखिए, आप आज पढ़ रहे हैं इस जमाने में, जबकि आज भी ज्यादातर विद्यालयों में उसी तरीके से अंग्रेजी सिखा रहे हैं जिसमें अंग्रेज सिखाते थे 1850 के आसपास, यानी इतनी पुरानी। आपको पता है कि आज, मतलब आज के मॉडर्न समय में, मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में पुरानी ओल्ड टीचिंग मेथड, ओल्ड टीचिंग मेथड शॉर्ट में लिख लो, टीचिंग मेथड्स का यूज भी एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज या डिफिकल्टी है। वो तो आप समझ गए होंगे कि भाई चैलेंज क्यों है, क्योंकि यार देखो वो जमाना अलग था, अब नया माहौल है, यहाँ चीजों को एडॉप्ट करना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेगी। अभी भी आप देख लो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो अंग्रेज लाए थे, आज भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, देख लो आप, तो गलत है ये। तो ये क्या कर रहा है कि चाहिए तो नए एडवांस टीचिंग मेथड्स, लेकिन चल क्या रहे हैं, वही पुराने मेथड्स। और इसके अलावा, इसके अलावा किसी भाषा शिक्षण, क्योंकि आपको पता है ना कि भाई अपना अंग्रेजी भाषा शिक्षण है, विषय शिक्षण नहीं है, तो किसी भाषा शिक्षण के बहुत सारे, सेवरल, बहुत सारे शिक्षण विधियों का होना, सेवरल टीचिंग मेथड्स, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स का होना भी परेशानी है, डिफिकल्टी है। अब कोई एक प्रॉपर हो तो बात है, अब सैकड़ों टीचिंग मेथड है, तो ये भी बड़ी चुनौती टीचर के लिए कि यार कौन सा मेथड अपनाऊं, कौन सा नहीं अपनाऊं। तो ये भी आप ध्यान रखें कि किसी भाषा शिक्षण के अनेकों टीचिंग मेथड्स होने के कारण ये एक थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जबकि नियम क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको, नियम क्या है कि किसी विदेशी भाषा को, किसी फॉरेन लैंग्वेज को, किसी विदेशी भाषा को सिखाने के लिए, किसी विदेशी भाषा को सिखाने के लिए आपको कई सारे, कई सारी अप्रोचेज, मैनी अप्रोचेज, कई सारे अप्रोचेज, उपागम जिसको कहते हैं, अप्रोचेज को उचित और तार्किक, उचित और तार्किक बोल दिए तो मैं लिख दूं यहाँ, कलर चेंज कर लेता हूं,
जैसे उचित बोले तो जुडिशियसली, एंड तार्किक, तार्किक मतलब रैशनली, भाई जितनी आवश्यकता, रेशियो नहीं तो अनुपातिक भाग कह दो। क्या कह रहा है यहां, तो किसी विदेशी भाषा को सिखाने के लिए बहुत सारी अप्रोचेज को कैसे, ऐसे नहीं कि बहुत सारी अप्रोचेज काम में नहीं लेना है, बहुत सारी अप्रोचेज को बच्चों के हिसाब से उचित और जो बच्चों के राशन रेशियो से मिलता हो, बच्चों के लिए तार्किक हो, को उचित और तार्किक रूप से अपनाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्या है कि आपको देखना है कि बहुत सारी शिक्षण विधियां होना भी दिक्कत है। अब आप ऐसी स्थिति में कर क्या सकते हैं, वो ये कि जितने भी अप्रोचेज हैं उपागम है, हम जब आगे पढ़ेंगे तो उनको कैसे बिल्कुल तार्किक और बढ़िया से जो है तर्क करके आप उनको जो है कर सकते हो, बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। और तो छोटी छोटी बातों को आप लिखते चलें। ये सेशन अब एंड की ओर है, पर ये पक्का है कि इसके बाद आपको इन टॉपिक्स को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन ही इतने बढ़िया आपसे करवा लूंगा कि आपको चिंता ही नहीं करनी है। अपने बिंदु कितने हो गए, नंबर देख लेते हैं एक बार। 4 बिंदु हो गए हैं। चलिए 5वां बिंदु, शॉर्टेज कह दो या लेक कह दो, लेक ऑफ प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग। अब आप ये तो खैर क्या ही बताएं आपका, कि भाई जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की जो आप क्या बोलते हो एजुकेशन, जो टीचर की ट्रेनिंग होती है, अपन बीएड बीएसटीसी करते हैं या जो भी आप करते हो, तो वो प्रॉपर कहाँ है, वो तो उसकी कमी है। आप देख पा रहे हैं कि कई बच्चे फाइनल लेसन के दिन ही जाते हैं और जाते ही नहीं है। और फिर ये दिक्कतें आती है जब स्कूल में जाता है, तब आपको उसके सामने आती है कि यार मैं तो एक दिन ही गया था फाइनल लेसन, अब कैसे पढ़ाऊं। तो ये समस्या है। हमारे यहाँ का ढांचा ऐसा हो जाता है कि लोग फोन पे से ही मतलब कर लेते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है ना। तो ये चीज एक बड़ी समस्या है। मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या है कि जो चुनौतियां हैं, क्योंकि टीचर खुद प्रॉपर वो पढ़ते ही नहीं, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। चलिए आगे, एक जो सबसे विशेष, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर दूं, कैसा यूज, ओवर यूज। ओवर मतलब अत्यधिक, अत्यधिक को मैं कहूं तो एक्सेसिव यूज, अत्यधिक उपयोग, यूज ऑफ मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज। देखो ये तो है भाई, कि आपको करना क्या है, एक टीचर के रूप में होने के नाते आपको मातृभाषा का कैसा यूज करना चाहिए, जुडिशियसली, मतलब तार्किक, जितनी जरूरत है उतना। जबकि एक्चुअली हो क्या रहा, मामला गड़बड़ है। आप याद रखना, मातृभाषा का ज्यादा या अत्यधिक उपयोग भी चुनौती है अपने आप में। अब जैसे एक चीज सुनो, मैं बचपन से अंग्रेजी पढ़ता आया, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाई किसमें, हिंदी में। तो मातृभाषा का वो ज्यादा यूज है, तो वो हिंदी में रट गया, अंग्रेजी में खत्म है मामला। तो ये बात आप बढ़िया से ध्यान रख लेना कि भाई, हाँ ये जरूर है कि मातृभाषा का जुडिशियस यूज, कुछ भी ध्यान मत रखो, मैं लिख लेता हूं। मदर टंग का, मदर टंग के तो नेटिव एक बात है, मदर टंग का जुडिशियस यूज उचित है। जुडिशियस यूज, तार्किक यूज कह दो, उचित यूज सही है, लेकिन ओवर यूज करना, ओवर यूज करना चुनौती बन जाता है। क्यों? क्योंकि फिर बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि यार वो हर चीज हिंदी में बता रहे हैं, तो फिर चुनौती, चैलेंज बन जाता है कि भाई आपने ना साइंस पढ़ाते समय नमक नमक कहकर ही पढ़ा दिया, तो अब NaCl बता रहे हैं तो बच्चे के फ्यूज जल रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं तार्किक चीजें पढ़ा पाऊंगा, कोई ऐसा नहीं है कि सरल सरल करा दूं। कहाँ से करा दूं सरल, पेपर आता ही खतरनाक है। पेपर के हिसाब से करा रहा हूँ, ये बात याद रख लें। तो मदर टंग का जो जुडिशियस यूज है वो ठीक है, लेकिन ओवर यूज करना बिल्कुल पक्का पक्का गलत है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक बिंदु और बढ़िया सा देख लेते हैं, लैक ऑफ, ये भी ठीक है। लैक ऑफ, लैक यानी कमी होना, लैंग्वेज लेबोरेटरी की।
ये लैंग्वेज लेबोरेटरी, अरे भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला की कमी। भाई गवर्नमेंट ने निर्दिष्ट किया, अमेरिका से आया ये लैंग्वेज लेबोरेटरी का विचार, कि हर स्कूल में एक कमरा होना चाहिए, लैब होनी चाहिए, जहां बच्चे सही उच्चारण सुने, बोलें, जहां मतलब बच्चा स्पीच की प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था, आप स्कूल में ये व्यवस्था छोड़ो, साइंस की लेबोरेटरी उपलब्ध नहीं है, जबकि होनी चाहिए। हालांकि देखो गवर्नमेंट ने दिल्ली में भी कुछ जगह पर ये किया है कि स्कूल में एक अलग से लैब होती है जहाँ बच्चे हेडफोन से सुनते हैं, सामने बोलते हैं, जैसे एलेक्सा वगैरह आता है ना, प्रॉपर इंटोनेशन में, तो उसको कहते हैं। तो एक हमारे यहाँ लैंग्वेज लेबोरेटरी की भी बहुत कमी है, जहाँ पर बच्चा जाकर और नई चीजें जो है सीख सकता है। फिर चलेंगे आगे। ये जो अपना चल रहा है ना मामला, ये वाला जो आपका बिंदु था, इसी से जुड़ा हुआ एक और आपको मैं चीज बता दूं, क्या है कि टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, ये भी आपको पता ही है, वो सेम ही बात है भाई। ट्रांसलेट कर करके सिखाना, ये तो आपको पता ही है। ट्रांसलेट करके पढ़ाना भी तो गड़बड़ है भाई। एक दो शब्द में गड़बड़ हो जाए तो समझ में आता है, एक दो शब्द समझ में नहीं आए, बच्चे को बता दिया। आप तो पूरा ही हिंदी कर रहे हैं, तो पूरी हिंदी करके मतलब ट्रांसलेट करा करा के अगर पढ़ाओगे तो बच्चे को वो हिंदी आएगी, अंग्रेजी कहाँ से आएगी? मैंने भी तो स्कूल में ऐसे ही पढ़ी अंग्रेजी, हमारे गुरुजी भी ऐसे ही पढ़ाते थे, एक कहानी पढ़ाते थे, एक एक शब्द की हिंदी बताते थे, तो पूरा वो क्या करते थे, ट्रांसलेशन। जबकि गलत बात, ट्रांसलेशन सिर्फ आवश्यकता होने पर थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि हमारी यहाँ की जो टीचिंग है वो कैसे है, ट्रांसलेशन कर करके जो है होनी चाहिए, मतलब होती है, जबकि गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी कमियां हैं। आप खुद भी सोच सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी आपकी मैं कह रहा हूं आपको कह दिया कि बच्चों को पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता तो सही है भाई। आप एक चीज बताएंगे कि जो पुअर लर्निंग सपोर्ट, पुअर लर्निंग सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ये भी एक परेशानी है भाई। आपने पास सरकारी विद्यालयों में बच्चे कौन आते हैं भाई, जिनके माता पिता अक्सर काम धंधे वाले हैं, या मतलब जो खेती में काम करते हैं, बेचारे सारे दिन मेहनत करते हैं, तो बेचारे वो फिर बच्चों को कहाँ सपोर्ट कर पाएंगे? तो इसका मतलब बच्चों को जो पेरेंटल सपोर्ट है वो तो मिल नहीं पाता है। जबकि आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में जो पैसे वाले लोग हैं बेचारे, वो तो क्या है कि ट्यूशन लगवा रहे हैं, खुद भी ध्यान रख रहे हैं। अपन जैसे गरीब लोगों का कौन ध्यान रखे? बेचारे मास्टर हैं जिन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ाया, उनका जो है बहुत बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो धन्यवाद है भाई। ठीक है ना? तो ये ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये था हमारा सुपर डुपर सेशन, जिसमें एक बड़ा बिंदु, जिसमें किताबों में 150 150 पेज बढ़े, हमने इतने से में कर दिया। अब बारी है शानदार जानदार एग्जाम्स के क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों, पेन पेपर लेके तैयार हो जाएं, कोई भी कमी हो वो आप सब जानते ही हो। चलिए भाई, करें जल्दी से, बढ़िया से आंसर दें। ठीक है? और एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन के साथ ही, कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर रेगुलर लेकर आओ। भाई साहब, कंटेंट में भी टाइम लगता है, मेरे 11 से 12 घंटे रेगुलर ऑफलाइन क्लास होती है। तो मैं समय जैसे जैसे मिलेगा आपको, देखो दो चीजें, या तो घास काटू आधे आधे घंटे की, कुछ भी चेप दूं मैं, झूठी खुशी दे दूं, परीक्षा से पहले बकवास करा लूं, या फिर शानदार जानदार माल चाहिए। हफ्ते में 2 दिन कर करके, अरे इतनी वीडियो हैं, 8 10 क्लासों में दुकान ही बंद हो जाएगी, करोगे क्या बिना मतलब में? तो इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप वीडियो देखें बढ़िया आराम से, आपके जितने सही हो वो कमेंट करें, और कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। ये पूरा काम कंप्लीट हुआ। वेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, जब भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लिया जाता बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के, वो क्या कहलाता है? आपको याद है किसी जमाने में, शुरू में ही मैं बहुत घुस के बता चुका हूं एक एक चीज, विदाउट किसी प्रैक्टिस के। तो बच्चों, आज का सेशन बड़ा नहीं है, शानदार कह सकते हो, क्योंकि भैया टॉपिक कवर करने हैं। आप चाहे तो 1 1 घंटे की 4 वीडियो देख लो, चाहे अपना एक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे? एक्विजिशन। मैं बता चुका हूं भाई, लर्निंग में तो प्रैक्टिस चाहिए, ये विदाउट लिखा हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सही नहीं है। प्रथम भाषा अधिग्रहण अर्जन के बारे में, प्रथम भाषा के बारे में गलत पूछ रहा है, जोश जोश में उल्टा मत टेक देना। यूनिवर्सल होती है, हाँ। प्राकृतिक होता है, हाँ। अब इनमें देखना है कि इसे फॉर्मल टीचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो सही बात है भाई। प्रथम भाषा को फॉर्मल टीचिंग की आवश्यकता नहीं होती, ये कह रहा आवश्यकता होती है, और ये पूछ रहा है गलत बिंदु। तो ये है गलत बिंदु, सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई।
क्योंकि ये सब तो है, ये भी है, और ये भी सही है कि भाई प्रथम भाषा एक्विजिशन को फॉर्मल टीचिंग की रिक्वायर नहीं होती है, लेकिन ये गलत लिखा है। तो ये उलझना मत, तसल्ली से। पेपर सेटर बड़े मजे लेते हैं और मैं पेपर सेटर के गुर्दे छीलता हूँ। चलिए, तो एक एक चीज को बड़ा आराम से देखें, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इन इंग्लिश, इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी को आज आवश्यकता है किस रूप में सिखाने की? तो लाइब्रेरी यानी किताबों की भाषा के रूप में नहीं यार, गलत बात है। हायर उच्च अध्ययन के लिए नहीं भाई, और विदेश जाने के लिए नहीं भाई। तो सबसे बेस्ट आंसर है कि भाषा कोई भी हो, कम्युनिकेशन ही सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर है। अगला बढ़ें, जल्दी करें भाई। ये जैसे एग्जाम में आए वैसे, अगर आपने सरलता से सेशन देखा होगा तो मजा आ जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षण है वो कैसी होनी चाहिए? आपको पता है सारा शिक्षण बाल केंद्रित ही होना चाहिए। द लैंग्वेज विच इज लर्नड, ऐसी भाषा जो सीखी जाती है माहौल से, बिना स्पष्ट निर्देशों के। अरे भाई, माहौल से अपने आप ही खींच लेता। एक्वायर करना, कौन सी भाषा एक्वायर होती है? प्रथम भाषा। ये तो सब सेकंड थर्ड तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि इनको तो लर्न करते हैं। फर्स्ट भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, सीखने के लिए एक विदेशी भाषा को क्या करना चाहिए? वन मस्ट बी सब्जेक्टिव, मतलब कि सब्जेक्टिव मतलब ऐसे सब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट दे दें, निर्देशों उद्देश्यों को भूल जाए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव कभी नहीं। फिर ये कह रहा है कि बच्चों को टाल लो अलग अलग। अबे नहीं बे, बच्चों को सेलेक्ट नहीं करना। विदेशी भाषाओं का मास्टर बन जाओ ना, बहुत सारी विदेशी भाषाओं का मास्टर बन जाओ, गलत। ये एकदम करेक्ट है कि एक व्यक्ति को अपनाने ही चाहिए कई अप्रोचेज, लेकिन अप्रोचेज नहीं कह रही है, अप्रोचेज कई अपनाओ लेकिन तार्किक होने चाहिए। एकदम करेक्ट। ये सब सवाल नई परीक्षाओं के, ये रीट प्री का इसी साल का। आगे बढ़े। हमारा एक देश है जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच आपको मैंने कह दिया। मैनी लैंग्वेजेस बोले तो मल्टीलिंगुअल, ये सब भी पढ़ेंगे आगे टॉपिक, लेकिन अभी ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए मल्टीलिंगुअल बेस्ट आंसर। एक्वायरिंग लैंग्वेज इज अ डैश प्रोसेस, याद आया? एक्वायर करना, बताओ कैसा है? मैंने आपको बता रखा एक एक चीज, उस बार 150 साल पहले बताया होगा। ये देखो यहाँ कि क्या है, सब कॉन्सियस कौन सा होता है? एक्वायर करना। तो ये सब चीज, और ये एग्जाम की क्वेश्चन करा रहा हूँ मैंने नहीं बनाए ये नकली उल्टे सीधे कुछ भी काम चलाओ सवाल दे के बच्चों को झूठी खुशी दे के भगा दो ना भाई, मुझे नहीं आता है वो, आप कहीं और देखें। चलिए, तो सब कॉन्सियस एकदम करेक्ट आंसर है। फिर देखो, निम्न में से कौन सा इनमें से अंग्रेजी शिक्षण की चुनौती नहीं है? नहीं पर फोकस करो, नहीं है। बहुत सारे मेथड है, ये तो चुनौती है। टीचिंग मटेरियल की कमी, ये भी चुनौती है। पुअर लेसन प्रिपरेशन, ये भी चुनौती है, भाई लोग अच्छे से लेसन प्लान नहीं करते हैं, ये चुनौती नहीं है। स्मॉल क्लासेस तो होनी चाहिए, स्मॉल क्लासेस तो होनी चाहिए। तो ये तीन चुनौतियां हैं, ये चुनौती नहीं है। वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा शिक्षण सामना कर रहा है, किसका सामना कर रहा है? व्याकरण पर ज्यादा जोर, हाँ। भाषा की लेबोरेटरी की कमी, हाँ। ट्रांसलेट कर करके पढ़ाना, हाँ। तो सही आंसर हो गया एकदम करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का रूप क्या है? प्रथम भाषा ना, मातृभाषा नहीं, क्षेत्रीय भाषा नहीं। अभी हम सब जो पढ़ते हैं वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में ही पढ़ते हैं भैया। करेक्ट आंसर। द एक्सेसिव यानी ज्यादा यूज, ज्यादा उपयोग मातृभाषा का। ज्यादा उपयोग पूछ रहा, अत्यधिक सहायता करता है क्या? ना। चुनौती है शायद, हाँ। अंग्रेजी सिखाने का विकल्प है, नहीं भाई, गलत बात, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर चैलेंज। ये भी इसी साल का, ये लेटेस्ट प्रश्न है सारे। मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू, मल्टीलिंगुअलिज्म से क्लासेस में हो सकता है। देखो, अगर ये उत्तर होता तो सारे ही हो जाते लगभग, लेकिन ये देखो ब्रैकेट में देखो आंखें फाड़ के, गलत ऑप्शन। इररिलेवेंट का मतलब होता है असंगत ऑप्शन चुनना है, यानी गलत चुनना है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, हाँ। अलग अलग कल्चर के बारे में पढ़ा सकते हैं, हाँ। केवल भाषा, ये गलत है, बाकी तो इक्वलिटी पढ़ा सकते हैं। तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर असंगत कौन है? ये के
केवल भाषाएं नहीं भाई, विषय भी पढ़ा सकते हैं, मैंने बोल रखा है। ओनली वाला वैसे भी नेगेटिव ही होता है, आप कभी भी देख लेना, आमतौर पर ओनली नकारात्मक नकारात्मक ही पूछ रहा था वो। आगे बढ़े। मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स के रूप में एजुकेशन में क्या लक्ष्य रखता है, बता दो। अनेबलिंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स और मदर टंग कल्चर ना, नौकरियों के लिए टारगेट नहीं है यहाँ पर। यूजिंग पुरानी भाषाओं का उपयोग करना नहीं भाई। मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मैनी लैंग्वेज, जितनी ज़्यादा सीख सके उतनी सिखाना ना, एकदम करेक्ट। कि उपयोग करना उन भाषाओं का जो बच्चों को आती है, मैंने कहा ना, बच्चों की भाषाओं का उपयोग किसमें करना, टीचिंग लर्निंग में, एकदम करेक्ट, शानदार। अब ये देख लो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी पढ़ के चेप रहे हैं भाई, पेपर पेपर जैसा होता है। मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम, एक कक्षा में मल्टीलिंगुअलिज्म आवश्यकता है समझने की, कैसे, चलिए बताओ देखें। तो ये भी मैं बता रखा है आपको, मैंने कहा ना कि एनसीएफ क्या मानता है, तो मैंने लिखवा रखा है एक संपत्ति और एक रिसोर्स के रूप में मानता है। ये कहाँ लिखा है मैंने, बाधा, परेशानी, इशू, इशू नहीं सुविधा है भाई ये तो। मल्टीलिंगुअलिज्म है, बताओ चलो। सीखना ज्यादा से ज्यादा भाषाएं, सीखना मदर टंग केवल, नहीं केवल वाला तो वैसे ही गलत है। ये देखो दोनों, ये तो खैर गलत है ही। स्टार्टिंग विद मदर टंग होम लैंग्वेज ठीक है, एंड मूव ऑन टू ऐड, ये ठीक लग रहा है। स्टार्टिंग विद मदर टंग ठीक है, मूविंग टू इंग्लिश ना, इंग्लिश मीडियम, किसी भाषा का जिक्र नहीं है यहाँ। ये होता है एकदम करेक्ट कि मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है मातृभाषा से शुरुआत करो, फिर बाद में आप अन्य भाषाएं सीखें। ऐसा नहीं इंग्लिश मीडियम वगैरह कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। चलिए, निम्न कौन सी भाषा रिकमेंड है एनसीएफ से प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए, तो मैं बता चुका हूँ, बेस्ट है मदर टंग, किसी भाषा का कोई जिक्र नहीं है वहाँ, मदर टंग लिखा हुआ है। विच व्हाट इज मदर टंग बेस्ड, देखो सीटेट 2024 का प्रश्न है, ये ऐसे आते हैं सवाल, कुछ भी पढ़ रहे हैं भाई साहब, 2 पन्नों में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, बकवास है ये चीजें, बिल्कुल आराम से देखो। व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, मातृभाषा आधारित मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो देखे, देखो देखे, देखो देखे, स्टार्टिंग करना स्कूलिंग में मातृभाषा से, और मूव टू इंग्लिश नहीं, मैनी लैंग्वेजेस, इंग्लिश की तो बात ही नहीं है, ये तो खैर वैसे भी गलत होंगे, आप आराम से सुकून से पढ़ें, एक एक चीज मेरी बताई हुई है। अंतिम प्रश्न ये रीट का है, अगर एक बंगाली परिवार दिल्ली में रहता है और बच्चे घर पे तो ये सीखेंगे और बाहर के माहौल से, सीधी सी बात है, घर में भाई, घर में क्या सीखेंगे, बंगाली, और दिल्ली में रह रहे हैं तो वहां क्या सीखेंगे, हिंदी, तो बंगाली और हिंदी, ये करेक्ट हो गया भाई। घर पे तो बंगाली सीखेगा, घर पे तो बंगाली इन फैमिली, घर पे तो, और एनवायरमेंट वहां के माहौल से क्या सीखेगा, हिंदी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको अगर थोड़ा भी समझ में आया हो, वैसे ही बहुत बड़ी चीजें हैं जो लोग छोड़ देते हैं, अपन छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दबाजी मत करो दोस्तों, ऐसा माल मसाला ला लेकर आऊंगा कि 8 से 10 वीडियो में सारी शिक्षण विधियां खत्म। अपने पास वो नहीं है इजी इजी बता कर भगा दिया और पेपर के बाद बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं, कहाँ गया वो मास्टर, बहुत फड़फड़ा रहा था। अपने पास वो दवाई नहीं, अपने पास तो परीक्षा के बाद देखोगे सर, ऐसी चीज नहीं देखी है मैंने। तो बच्चों बढ़िया से अच्छे से तैयारी करें। वीडियो अच्छा लगे तो सुंदर सुंदर कमेंट, आपकी फीस जरूर मांगूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।